नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी देखिए वापस से थोड़ा सा वही है ये, अ बिट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि नाबार्ड जो है वो सिर्फ रीफाइनेंस कर सकता है आरआरबीज को, जबकि ऐसा नहीं है। नाबार्ड बहुत सारी चीज़ों को रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई डायरेक्ट आपको, डायरेक्ट कंज्यूमर को लोन दे, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग करना, है ना। कहते हैं ना कि अपना हाउस हाउस लोन फाइनेंस करा लो, अपना घर फाइनेंस करा लो। रीफाइनेंस होता है जब को फाइनेंसिंग एजेंसीज को फाइनेंस करे, तो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, इनको जो फाइनेंस करे वो होता है रीफाइनेंसिंग। और इन सब को फाइनेंस करता है नाबार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी। ठीक है, एक बस सिंपल सी चीज ये होती है कि इनको जब ये रीफाइनेंस करता है तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करें। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर नाबार्ड। अब नाबार्ड तो चलिए ठीक है, फंड कर रहा है, आगे रिफाइनेंस कर रहा है, लेकिन नाबार्ड कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं? तो नाबार्ड आरबीआई से पैसे लेके आता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है नाबार्ड, बिल्कुल कर सकता है। इशूइंग बॉन्ड्स विच आर फुल्ली सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ओन्ड है, नाबार्ड इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी ठीक है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ये भी ठीक है। तो भी देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है। इसमें बात ये है कि नाबार्ड अपने आप में सक्षम है कि वो बहुत सारी जगह से पैसे उठा सकता है, पैसे कर सकता है यूज। ओके, इतनी बात है बस। जो पैसे नाबार्ड को आते हैं, इट फर्दर चैनलाइजेस इट टू, क्योंकि डायरेक्ट फाइनेंसिंग तो करता नहीं है, तो वो किसको दे देता है? इनको दे देता है। तो आपके सामने एक स्टोरी क्लियर है। नाबार्ड को कहाँ से पैसे आए? इन सब सोर्सेज से नाबार्ड को पैसे आए। नाबार्ड ने आगे पैसे कहाँ दिए? इन सब सोर्सेज को नाबार्ड ने आगे पैसे दिए। तो एक स्टोरी बस अपने दिमाग में बना लीजिए, इतना ही आपको चाहिए। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लेंडिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। डायरेक्ट लेंडिंग करता है, देखिए यही दिक्कत है। ये भी क्या करता है? रीफाइनेंसिंग करता है। इट इज अ रीफाइनेंसिंग बैंक, इट इज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ओके, तो डायरेक्ट लेंडिंग नहीं कर सकता, जैसे नाबार्ड नहीं करता है वैसे ये भी नहीं करता है। तो पहले करेक्ट हो गया। मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, नहीं। दिस इज अबाउट, नाबार्ड इज अबाउट फार्मर्स, नाबार्ड इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हाट इज मुद्रा अबाउट? मुद्रा is about boosting the MSMEs, the manufacturing, the trading services. Okay, it is not about agriculture. Then Mudra loan is available for manufacturing, trading. ये correct, correct. Manufacturing, trading, servicing activities. Correct. This is correct. तो हमारे इन तीनों में से क्या करेक्ट हो गया? सिर्फ थर्ड करेक्ट हो गया। ओके, अभी देखेंगे, इसका नाम भी देखेंगे, फुल फॉर्म भी आपको पता होगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, तो रीफाइनेंस करती है। ओके, वापस से वही चीज है कि आगे रीफाइनेंस करो, फिर वो आगे जो ये वाली एक्टिविटीज है उनको देंगे। तो 95 का आंसर हो गया आपका सी। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। एनएचबी रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। एनएचबी रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। एनएचबी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये बात सही है, ये रिसेंट में किया था। कंप्लीट 100% सब्सिडियरी थी पहले आरबीआई की, फिर 2019 में गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा इसको ले लिया था। कब? किस ईयर में? 2019 में। कभी कभी ईयर भी गलत करा देता है कमीशन, तो 2019 आपको याद होना चाहिए। एनएसबी प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स। अब फिर से वही चीज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है। ओके, तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग ये नहीं देता है, लोन्स की डायरेक्ट फाइनेंसिंग ये नहीं करता है। ओके, सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट है? सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 96 का सी। तो रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या करता है? अगर हम ऐसे देखें, पहले ऐसा होता था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एनएचबी रेगुलेट किया करता था, लेकिन अभी ये किस कौन करता है इनको रेगुलेट? एचएफसीज को अब आरबीआई करता है।
तो ये क्या हो गया, करंट प्लस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। ओके, और एनएचबीबी क्या करता है, अगेन रीफाइनेंस करता है। ठीक है, तो रीफाइनेंस करेगा तो डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता। तो नाबार्ड हो गया, मुद्रा हो गया और एनएचबी हो गया, ये तीनों क्या है, रीफाइनेंसिंग एजेंसीज है। और एचएफसीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। तो ये इन्फॉर्मेशन पता है आप तो इस आंसर को ठीक कर दोगे। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, ऊपर ही देखा है तो हमने, ये तो करेक्ट ही है। एंड देयर आर कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज, बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे सी। ये हमने ऊपर ही देखा ना, डायरेक्ट रेगुलेशन किसका है, आरबीआई का, नॉट ऑफ एनएचबी, याद रखिएगा ये चीज, पहले था अब नहीं है। तो एनएचबी में दो चेंजेस क्या है, अब एनएचबी 100% कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है एनएचबी को, आरबीआई। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। तो एनएचबी का काम अब क्या है, रिफाइनेंसिंग करना, रेगुलेशन करना नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग। दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज एनबीएफसीज, पीयर टू पीयर, पी टू पी इंटरमीडियरी जिसको बोलते हैं, पी टू पी, पी टू पी इंटरमीडियरी। ये क्या है, ये एनबीएफसीज हैं, ये क्या करती हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग करवाती हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग के प्लेटफॉर्म है ये, क्या करवाती है, मान लो आप एक बोरोअर हो, एक सामने वाला कोई लेंडर है, आप सामने इस प्लेटफॉर्म पे आए और लेंडिंग करा दी। ओके, तो ये इसका काम है, तो ये इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। और ये भी एनबीएफसी की तरह है, बिल्कुल सही बात है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ही होती है ये भी, और इनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे कैन लैंड ऑन देयर ओन, नहीं, प्लेटफॉर्म है बस। क्यों खुद से लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि आ जाएगा क्या यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट। तीसरा क्या है, दे प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी, नहीं, क्रेडिट गारंटी भी ये नहीं देते हैं, इनका कोई अपना क्रेडिट गारंटी नहीं होता है, दे आर जस्ट देयर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, दैट इज इट। इंटरेस्ट रेट भी आपस में एग्री करो, लेन देन भी अपने आप कर लो, हम बस तुम्हें क्या दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ए। चलिए आगे चलते हैं, एनबीएफसीज रेज, 99th क्वेश्चन, रेज देयर रिसोर्सेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एनबीएफसीज अपने जो रिसोर्सेज है वो इनमें से कहाँ से उठा सकता है। ये वैसे क्वेश्चन आ गया जो हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे में बहुत बड़ा स्कोप होता है, बैंक से लोन ले सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है, मनी मार्केट से उठा सकता है, ईसीबी से उठा सकता है, सबसे उठा सकता है, इट इज ऑल करेक्ट। क्योंकि देखिए एनबीएफसी अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया ना, एनबीएफसी कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत किसी पे वो लगा हो, रेगुलेशन लगा हो भी, बट इतना सारे एनबीएफसीज हैं कि डिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नहीं ये चीज तो करते ही नहीं है। तो यस, एनबीएफसीज हर तरीके से पैसा उठाता है, आंसर हो गया डी। 100 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर भी जो चीज आपको समझा सकूं थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स फॉर एनबीएफसीज इन द लेंडिंग प्रोसेस। अभी देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, कि इनमें से क्या रिस्क रिस्क फैक्टर है, तो अगर कोई चीज आपको बहुत ही ऐसी लग रही है कि नहीं ये हो ही नहीं सकती, तभी वो गलत होगी, नहीं तो ऐसे केसेस में जनरली आंसर क्या होता है, ऑल होता है। समझते हैं, रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपको कोई 5 साल बाद का प्रोजेक्ट फंड करना है, 5 years डाउन द लेन, यानी कि जिस कंपनी को एनबीएफसी ने पैसा दिया, सपोज करिए कंपनी ए को, ये ए जो कंपनी है ये 5 साल इस प्रोजेक्ट को बनाएगी, उसके लिए पैसा ले रही है, फिर इससे इसका पैसा आएगा तब जाके इसको वापस करेगी। सपोज करिए जहां से इसने पैसा उठाया है उसको 1 साल में वापस करना है, तो यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा रेट दे दिया ए को, इस पे ज्यादा कमा भी लेगी, लेकिन 5 साल बाद कमाएगी, इसको तो वापिस 1 साल में ही करना है, तो ये कहीं और से पैसा उठाएगी, फिर कहीं और से उठाएगी, फिर कहीं और से उठाएगी। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच, अगेन बिल्कुल सही बात है। अगर आपने वही जो अभी एसवीबी क्राइसिस में हुआ, बिल्कुल रिसेंट सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस में हुआ, एसेट और लायबिलिटी का क्या हो गया, मिसमैच हो गया। ओके, यानी कि जो आपने लोन दे रखे थे वो सपोज करिए आपको बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं, लेकिन जहां से आपने लोन ले रखे थे वो सपोज करिए आपको बहुत जल्दी देने हैं, तो एसेट और लायबिलिटी का क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। यही ये वाली चीज जो है, अगर ऐसे ही आप करेंगे तो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो इससे भी रिस्क आ सकता है, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। रोल ओवर रिस्क ऑफ कमर्शियल पेपर्स, अगेन बिल्कुल सही बात है, ये चीज भी करेक्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये सब करेक्ट है, दीज ऑल कैन बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर एनबीएफसीज इन देयर लेंडिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप समझेंगे ऐसे, कमर्शियल पेपर का रोल ओवर रिस्क क्या होता है। तो देखिए जब आप क्या करते हैं, सपोज करिए आपने कोई कमर्शियल पेपर वो कर रखा है, इशू कर रखा है,
ठीक है, और अभी क्या है कि आप उसको, क्योंकि आपके पास फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा हो रखी है, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे पे उठा रखा है, जो अमाउंट है, जो लोन है वो आपने ज्यादा पैसे पे उठा रखा है, तो अब आपको क्या करना है कि उसको चलाने के लिए, कि ठीक है किसी तरीके से मेरा काम चल जाए, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रोलिंग ओवर योर कमर्शियल पेपर्स, कि ठीक है और ज्यादा रिस्क आप उस पर उठा रहे हैं। तो ये क्या करता है, इट ओपन्स यू अप टू हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसी को बोलते हैं, इसी रीफाइनेंसिंग रिस्क को बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। जब आप अपने कमर्शियल पेपर पे हायर हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट उठाने लगे, तो इसी को बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। ठीक है, कि मतलब समझने के लिए अगर और सिंपल भाषा में समझाऊं तो, सपोज करिए ये आपके पास एक कमर्शियल पेपर है, आपको इस ये एक एनबीएफसी है, ये एक बैंक है, इसने इस बैंक से लोन ले रखा था एनबीएफसी ने, अब इसको इसका बैंक का लोन उतारना है, तो उसके चक्कर में इसने क्या किया, अपने कमर्शियल पेपर इशू किए, और अब क्योंकि इसे इमीडिएट पैसा चाहिए, तो ये इस पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, सपोज करिए बोल रहा है कि 10% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। इस बैंक को इसे वापस करना था सिर्फ 5% का ही, लेकिन यहाँ इसने 10% पे बोल दिया, तो ठीक है, इसे पैसे मिल जाएंगे, इसके पैसे उतार देगा। जब इसे इनके पैसे उतारने हैं, तो इसने और किसी को इशू कर दिया, बोल दिया मेरे से 12 ले ले। फिर जब इनके उतारने का नंबर आया, तो किसी को बोल दिया मेरे से 20% ले ले। तो ऐसे आप इनके पिछले वालों के लोन तो उतारते जाओगे, बट ये कहाँ तक चलेगा आपका, एक ना एक दिन तो दिक्कत आएगी ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप रोल ओवर करते जा रहे हो, बट वो रोल ओवर कभी ना कभी तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। तो वहां पे फिर आपको क्या आएगा, मेजर इशू आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डीबीयूज, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लॉन्च्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये दो तीन टर्म्स आजकल न्यूज में बहुत चल रही हैं, नियो बैंक्स, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ये पता होनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी क्या मतलब होता है इनका। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट है या हब है, हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, यही इसका मतलब होता है। क्या होता है ये, कि देखिए सपोज करिए एक बैंक है, सपोज करिए पीएनबी एक बैंक है, ठीक है। अब पीएनबी ने एक कोई ऐसा हब बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, जहां पे डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, एक कुछ लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा, कोई ऑपरेटर नहीं बैठा, कोई क्लर्क नहीं बैठा, कुछ नहीं बैठा, कोई मैनेजर नहीं बैठा है, एक बार सर्विस लगा दी है, आप आओ यहाँ पे सर्विस अवेल करो, चलो जी घर जाओ। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डीबीयूज। फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब है, जहां पे सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। करेक्ट। ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज इन बोथ सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड मोड। सही बात है, आप आते हैं, आप सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। असिस्टेड मोड क्या होता है, कि आपको थोड़ा बहुत असिस्टेंस अगर चाहिए, तो ठीक है, आपको किससे मिल जाएगा, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगेन करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज विदाउट रिक्वायरिंग पेपर, तो डिजिटल का तो मतलब ही वही है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, 101 का डी। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरईआईटीज। आरईआईटीज क्या होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले तो ये ट्रस्ट है, तो ये कहाँ रजिस्टर्ड होंगे, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। फिर ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये एक फंड मैनेज करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने पास एक फंड रखते हैं, और उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, कि वो किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक सिंपल सा फंडा है। समझ गया ना, कैसे क्या करते हैं, इधर 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 सपोज करिए पैसे लिए, एक जगह डाला, एक पूल बनाया, और इसको प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड्स भी तो ऐसे करते हैं, सबसे पैसे लेते हैं और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल आरईआईटीज आर काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव रेरा ऑफ एवरी स्टेट। तो इनको कौन करता है, हु रेगुलेट्स आरईआईटीज। ये चीज समझनी जरूरी है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इनको नहीं करती है। दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय रेराज। हु आर दे रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये चीजें पता होनी थोड़ी जरूरी है कि कौन किसको रेगुलेट करता है। तो ऊपर हमने आरबीआई के देख लिए, अभी यहाँ पे आरईआईटीज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो दिस इज रॉन्ग, इट मेक्स रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही, अभी समझाया मैंने, कि सपोज करिए मेरे पास पूरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डालने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल सकता हूँ मैं, ये भी थोड़ा सा डाल सकता है, ये भी थोड़ा सा डाल सकता है, एक फंड बना और इससे खरीद लिया इन्होंने, बीच में अपना कमीशन ले लिया, जो प्रॉफिट आया वो इनमें बांट दिया, जो नुकसान आया वो भी इनमें बटेगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो इनको कौन देखता है, सेबी देखता है।
तो ये करेक्ट हो गया, आंसर हो गया बी। एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी। हाँ ठीक है, क्या होता है एंजल इन्वेस्टर? एंजल है ना, कहते हैं ना एंजल की तरह आ गए आप तो मेरे लिए, भगवान की तरह आ गए, एंजल की तरह आ गए। मतलब मेरी कंपनी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, आपने एकदम से पैसा दे दिया। ऐसे स्टेज पे जहां मैं कोई रेवेन्यू नहीं बना रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा था, मैं बहुत ही हाई रिस्क पे था। लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनी से पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, रिटर्न बहुत हाई होता है। आप किसी को ऐसे टाइम पैसा दो जो उसे कोई नहीं दे रहा, तो आपको उसका अच्छा खासा शेयर भी मिल सकता है, आपको वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे सकता है, आपको बाद में वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे सकता है। तो और ये करते अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं, जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी। अच्छा, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है इन लोगों के पास। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एज कम्पेयर टू अदर लेंडर्स, बिल्कुल सही बात है, तभी तो तुम एंजल हो ना। नहीं तो काहे के एंजल तुम, अगर तुम ज्यादा ही वो कर रहे हो, अगर तुम ऐसी कंडीशंस रख दोगे कि मैं बिल्कुल दबी जाऊं, तो स्टार्टअप उठेगा कैसे, चलेगा कैसे? तो फिर इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? रेगुलेट करते हैं इनको सेबी, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। इनको बोलते हैं कैटेगरी वन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एंजल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर आते हैं, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। देखिए ऐसी चीज है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको कभी कभी एग्जाम में गलत कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि ठीक है एंजल इन्वेस्टर है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं फेवरेबल टर्म्स कंडीशंस नहीं देता हो। लेकिन ऐसे सोचिए ना कि मान लीजिए मैं इनिशियली किसी बिल्कुल छोटी सी कंपनी में स्टार्ट कर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका अपने ही कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है, तो वो अगर मैं उसको बहुत हाई रेट पे कुछ दूंगा, तो वो कहाँ से मेरे पैसे उतार पाएगी, कहाँ से कुछ प्रॉफिट बना पाएगी, कहाँ से वो आगे अपना ग्रो कर पाएगी? तो अच्छी फेवरेबल कंडीशन ये लोग दे देते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। तो इसलिए इसमें सब करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते 104 नंबर पे। एंकर इन्वेस्टर्स है ना, एंजल इन्वेस्टर होता है, अब आता है एंकर इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल्स नहीं होते, सबसे पहली बात तो ये है, दीज आर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और आईपीओ देखिए दो तीन चीजें होती हैं। ये कंपनी है, सपोज करिए ये एक कंपनी है, अब इस कंपनी को पैसा उठाना है मार्केट से, तो ये क्या करती है, अपनी शेयर लॉन्च करती है कि ठीक है हमारी कंपनी के 40% इक्विटी के बदले हम सपोज करिए 4,000 शेयर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में इन्होंने शेयर लॉन्च कर दिए। अब इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आपने सुना होगा पेटीएम का आईपीओ हुआ, नाइका का आईपीओ हुआ, ये चीजें सुनी होंगी आपने। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हम पब्लिक को बोल रहे हैं आइए हमारी चीज, हमारा शेयर खरीदिए, जितना ज्यादा उसका शेयर डिमांड में होगा उतना उसका प्राइस ऊपर जाता रहता है और ये प्रॉफिट बना लेते हैं। इससे पहले, इस आईपीओ से पहले एक एंकर इन्वेस्टर्स के लिए अलग से रखा जाता है कि आप आईपीओ में अगर नहीं आना चाहते हैं, आईपीओ में मेरे जैसे आम जनता जाएगी, लेकिन जिसके पास ठीक पैसा है, जिस जिस इंस्टीट्यूशन के पास ठीक पैसा है, वो आईपीओ से पहले परचेज कर सकता है शेयर्स। आप सपोज करिए इसका फायदा क्या होता है ये समझिए। सपोज करिए जैसे मान लीजिए आप लोगों में से जिन्होंने शार्क टैंक देखा होगा, उन्होंने अनुपम मित्तल का नाम सुना होगा, या फिर ऐसे भी छोड़िए, सपोज करिए टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देयर आर एंकर इन्वेस्टर्स। अब मेरा कोई स्टार्टअप है या कुछ भी है, मेरी एक कंपनी है, मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ। पब्लिक करने का मतलब क्या है, मैं इसके पब्लिक से पैसा उठाना चाहता हूँ, उसका आईपीओ लेके आना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं पब्लिक मेरे पे ट्रस्ट करेगी या नहीं करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं शेयर लॉन्च करूँ उसकी प्राइस एकदम से गिर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एंकर इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि मेरे में आके इन्वेस्ट कर दो इस आईपीओ से पहले। और अगर सपोज करिए टाटा मान गया, टाटा ने मेरे में एंकर इन्वेस्टर, टाटा एंकर इन्वेस्टर बन के मेरे में इन्वेस्ट कर देता है, तो अब जितना भी जनता है उसका क्या हो जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा मेरे में। तो अब जैसे मैं अपने शेयर्स लॉन्च करूंगा, जैसे मैं पब्लिक जाऊंगा, दे विल ऑल वांट टू बाई इट, तो शेयर का प्राइस रॉकेट हो जाएगा, मेरे शेयर सही टाइम पे बिक जाएंगे। आई बात समझ? ये है एंकर इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, नहीं ये तो क्या हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया ये तो। दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम इन द स्टॉक मार्केट, अगेन गलत, इंडिविजुअल नहीं होते हैं, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो। दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप एंड अनलिस्टेड कंपनीज। दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट जस्ट बिफोर द आईपीओ, करेक्ट, ये मैं समझा रहा था आपको। एंकर है ना, कहते हैं ना एंकर कर दिया, किसी चीज को स्टार्ट दे दिया, एक पुश दे दिया, एक एंकर कर दिया, है ना। एक एंकर लेके जाना, एक एंकर करना, किसी भी इनिंग को बोलते हैं ना कि दूसरा बैट्समैन ने सिर्फ एंकर किया, तो मतलब वो सपोर्ट दे रहा है। तो दे इनका परचेज आईपीओ से पहले कर लेना, इन्वेस्ट कर देना, एक अच्छा वो हो जाता है, एक शुभ हो जाता है ऐसे मान लीजिए कंपनी के लिए। बाकी जो छोटी मोटी पब्लिक है
वो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इट्स प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का क्या मतलब होता है? वही अलग अलग इन्वेस्टर हैं, उन्होंने आए साथ में आए, आके अपना एक इन्वेस्टमेंट पूल कर लिया। ठीक है, तीन चार इन्वेस्टर्स, 13 14 15 20 इन्वेस्टर साथ में आए और पैसे डाल के एक अलग से फंड बना लिया। एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा आता है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन। से ये बात है, इंडिया वाले भी आ सकते हैं, फॉरेन वाले भी आ सकते हैं। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। रेगुलेट कौन करता है? सी भी करता है, ये भी करेक्ट है। वेंचर कैपिटल कम्स अंडर एआईएफ, ये भी करेक्ट है। एंजल इन्वेस्टर्स भी एआईएफ के अंडर आते हैं, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, शायद मिटा दिया होगा अभी। हाँ, एंजल इन्वेस्टर्स भी आईएफ के अंडर आते हैं, मैंने बताया था ना, कैटेगरी वन के अंडर आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी जो होते हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। तो दिस इज ऑल करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट हैं एंड द आंसर गोज विद डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन वेल्थ फंड्स। सॉवरेन वेल्थ फंड आपने सुना होगा कभी कभी कि दुबई की या यूए की गवर्नमेंट ने सॉवरेन वेल्थ फंड से इतना इन्वेस्ट किया किसी कंट्री में, है ना। इंडिया को बोल रही थी कि हम सॉवरेन वेल्थ फंड से तुम्हें पैसा दे देते हैं, केरला को बोल रही थी लेकिन मना कर दिया, ऐसे ऐसे करके सुना होगा आपने। तो नाम से पता चल रहा है स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, है ना। सॉवरेन, सॉवरेन जो बॉडी है, सॉवरेन कौन होता है? स्टेट होते हैं सॉवरेन। तो सॉवरेन वेल्थ फंड मतलब स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स है, ये करेक्ट है। दे आर एस्टेब्लिश थ्रू फिस्कल एंड ट्रेड सरप्लसेस। अगेन तो ठीक ही है, किसी का ट्रेड सरप्लस है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, किसी कंट्री के पास ये चीजें हैं करने के लिए, तो वो यहाँ पे इनको क्रिएट कर सकती है। दे आर यूज टू स्टेबलाइज बजट एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सेस वॉलेटिलिटी इन रेवेन्यूज। ठीक है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, आपको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा वैसे कि आ जाए, ज्यादा पैसा आपको डालना पड़े, तो उससे आपकी इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो हिल सकती है। तो आप क्या करते हैं? सॉवरेन वेल्थ फंड बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा पैसा आ गया, यूए में बहुत सारा पैसा आ गया, उन्होंने क्या किया? सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिया। अब आप अलग अलग कंट्रीज में इसको क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज करिए, देखिए यूए का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जिसे सपोज करिए यूए ही है, अब इसको पता है कि इसका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? तेल से आता है। ठीक है, कि जितना भी पैसा इसने तेल में डाल रखा है, तेल एक्सपोर्ट करती है, वहां से इसका पैसा आता है। अब मान लीजिए एक दिन तेल का प्राइस अगर क्रैश करेगा तो इसकी बैंड बच जाएगी ना। तो इसलिए ये क्या करती है? सॉवरेन वेल्थ फंड बना के उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है। जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, जब आपने अगर कभी भी बेसिक समझा होगा कि कैसे पैसा बनाया जाता है, तो ये कहते हैं ना कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स रखो। अगर आपने अपना सारा पैसा एक जगह डाल दिया एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम में, अगर वहां पे कल कुछ दिक्कत हो गई तो आपको तो रोटी भी नहीं मिलनी। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप चार पांच स्ट्रीम्स बना के रखो पैसे की। एक कहीं जॉब कर रहे हैं, एक कहीं शेयर मार्केट से आ रहा है, एक कहीं म्यूचुअल फंड से आ रहा है। ऐसे 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 करके आपने चार, एक कोई एफडी खोल रखी है, एक किसी दूसरी जगह आप कुछ और काम करते हैं, मून लाइटनिंग करते हैं, तो अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना रखी हैं। तो यही होता है सोवरेन वेल्थ फंड में, कि भाई इनको समझ होती है कि अगर सिर्फ ऑयल से पैसे लेते रहोगे, किसी दिन ऑयल ठप हो गया फिर क्या करोगे। तो अलग अलग जगह अपना पैसा डाल के रखो, वहां से जो रिटर्न्स आएंगे उससे भी तुम्हारा काम चलता रहेगा। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। स्टेबलाइज बजट एंड इकोनॉमी फ्रॉम द एक्सेस वोलेटिलिटी के अंदर, ये भी करेक्ट। टिपिकल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट्स और एसेट्स, नहीं ऐसे जरूरी कुछ नहीं है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट वाली चीजों में ही करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3, इनको तो पैसा बनाने से मतलब है ना भाई, इनको क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग क्राउड फंडिंग। नाम से पता चल रहा है क्राउड फंडिंग, है ना। किसी उसके लिए अलग अलग बहुत सारे लोग आए और फंड कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो चलती हैं आजकल, कंपनीज, वेबसाइट्स चलती हैं जो क्राउड फंडिंग कराती हैं। ऐसे बोलते हैं कि ये बीमार है, इसके लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। फिर वो लोग आते हैं, आपस में सब थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, कोई 100 कोई 200 कोई 500 रुपए, क्राउड फंडिंग हो जाती है, उसका बेचारे का ऑपरेशन हो जाता है। ऐसे करके सुना होगा ना। इट इज क्राउड फंडिंग। इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट और सोशल मीडिया। सही बात है, इसी पे शेयर करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, करेक्ट है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग। ओके जी, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सबसे ज्यादा न्यूज में चला था जब भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आया था, या भारत 24 शायद नाम था इसका, ऐसा कुछ करके। भारत 24, भारत क्या तो नाम था। तो ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। तो देखते हैं क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे। ठीक है, कैन बी यूज एज ए व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, ईटीएफ ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। देखिए,
म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं, साथ में अपना पैसा पूल किया, किसी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दिया, उसने आगे अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डाल दिया, अलग अलग शेयर्स में पैसा डाल दिया, वहां से जो पैसा आता रहा वो आपको मिलता रहा, उसने बीच में अपना कमीशन मार लिया। इसको बोलते हैं पूरा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है। ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको आप पूरे दिन खरीद बेच सकते हो। इन पे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इतनी देर, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना शाम को 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तब तक कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगले दिन मार्केट खुलेगा तब जाके आप उसको आगे दोबारा ट्रेड कर सकते हो उस पे। तो जैसे मार्केट जिस दिन बंद हुआ उस दिन आपका हो गया वो। ठीक है, मार्केट आपने क्लोज किया, जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा अपना डाल सकते हो। लेकिन ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में आप अपना पैसा पूरे दिन डाल सकते हो। तो ये पहली बात, तो ये डिफरेंस आ गया। तो स्टॉक्स की तरह ही होता है, बॉट और सॉल्व कर सकते हो लेकिन पूरा का पूरा दिन कर सकते हो। पहली चीज तो ये है, म्यूचुअल फंड में आप कब पैसा डाल सकते हो, ओनली आफ्टर द मार्केट क्लोजेस, तभी आप अपना पैसा डाल सकते हो। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। आगे क्या है, तो दूसरी बात यह है कि हाँ, अब गवर्नमेंट इसको ईटीएफ को कैसे यूज करती है। गवर्नमेंट की सपोज करिए ये 10 कंपनीज है, गवर्नमेंट की ये 10 कंपनीज है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इन 10 कंपनीज के शेयर्स को हम एक सिंगल उसमें डाल रहे हैं, इसके कुछ शेयर, इसके कुछ शेयर, इसके कुछ शेयर, इसके कुछ शेयर, हम एक सिंगल पूल बना दे रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करें, इसमें अपना पैसा डाल दें, इसी को बोल दिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड वाले क्या करें, इसमें अपना पैसा डालें, और इस पैसे के बदले हम आपको क्या करते रहेंगे, जितने भी आपका शेयर बनता है वो देते रहेंगे। तो जितने भी लोग इसका शेयर खरीदते रहेंगे उतना गवर्नमेंट का क्या होता रहेगा, डिसइन्वेस्टमेंट होता रहेगा। सपोज गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम अपना 10% स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, इसके बदले हमने 1000 शेयर लॉन्च कर दिए ईटीएफ में। ठीक है, अब आपने इस ईटीएफ से पैसे खरीद लिए, ओ सॉरी शेयर्स खरीद लिए पैसे डाल के, तो ये इसका सपोज करिए 1% आपके पास आ गया, तो 1% गवर्नमेंट का क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट में ये चीज हेल्प करती है। ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ये बात तो ठीक ही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या होता है, मान लीजिए आपने एक ही कंपनी का सारा शेयर खरीद लिया। ठीक है, सपोज करिए भारत पेट्रोलियम है, आपने इसके सारे सारे शेयर्स खरीद लिए और कल कोई कंपनी बैठ जाती है तो आपके तो लड्डू लग जाएंगे, बैंड बच जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखो, अलग अलग कंपनीज में डाल के रखो, ताकि अगर एक कंपनी बैठती भी है तो आपका थोड़ा सा पैसा जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे पीएसयूज को उठा के एक जगह सिंगल जगह डाल दिया। तो अब जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो एक कोई बैठ भी गई, गवर्नमेंट की कोई एक कंपनी बैठ भी जाती है, तो भी आपका रिस्क इतना डाइवर्सिफाइड है कि उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप किसी और जगह से अपना पैसा बना लोगे। तो सब कुछ इसके बारे में क्या है, करेक्ट। अरे हाँ, भारत 22, यही मैं बोल रहा था, मैंने क्या बोल दिया था, भारत 24 बोल दिया था ना मैंने, हाँ भारत 22, करेक्ट करेक्ट, यही है ईटीएफ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं इतना स्पॉन्टेनियसली पढ़ाता हूँ आपको, मैं इससे पहले देखता भी नहीं हूँ एमसीक्यूज को, ताकि मैं आपके साथ ही देख सकूँ कि हाँ ठीक है हम किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं गलती होगी तो मेरे से भी हो सकती है। वही चीज़ है ये। मेरे को याद ही नहीं था कि भारत 24 बोलते हैं कि 22 बोलते हैं, जबकि नेक्स्ट ही उसमें दे रखा था क्वेश्चन में। ओके, तो भारत 22 क्या है, प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू गिव इंसेंटिव्स टू डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट, यही हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये आंसर है आपका। भारत बॉन्ड ईटीएफ वही है, ये भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में पूछ रहा है। इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, इट विल deepen the corporate bond market, individuals will not be allowed to purchase these instruments, it will be traded on stock exchange। ठीक है, तो हमें भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में क्या क्या पता है। सबसे पहली बात हमें पता है कि ये इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, एक वो आ जाएगा भारत बॉन्ड ईटीएफ का, एक क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड बोल सकते हैं, शेयर बोल सकते हैं, आ जाएगा। तो वो लिक्विडिटी आ गई इन्वेस्टर्स के पास। इट विल डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, जितने लोग, जितनी जनता खरीदेगी, कोई भी बॉन्ड खरीदेगी, उतना ज्यादा इंडिया में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो डाइवर्सिफाई होता रहेगा। इंडिविजुअल्स विल नॉट बी अलाउड टू परचेज दीज इंस्ट्रूमेंट्स, अब इनको कौन खरीद सकता है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, वो वाली बात आ जाती है। इट विल बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो हम अगर देखें इसको, जब गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी अपनी बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, वो किसी को भी इशू कर सकती है, किसी इन्वेस्टर को, किसी जनता को, किसी इंसान को। लेकिन भारत बॉन्ड ईटीएफ के केस में क्या है, ये सब एक जगह मिलके है, इनको क्लब करके आप इशू कर रहे हैं, भारत बॉन्ड ईटीएफ के नाम पे कर रहे हैं। अब अगर कोई इंसान भारत बॉन्ड ईटीएफ का बॉन्ड खरीद रहा है या परचेज कर रहा है, तो वो सारे के सारे पीएसयूज में परचेज कर रहा है,
करेक्ट। वो जो बॉन्ड है वो सारे के सारे जो उसका पैसा है वो कहाँ जाएगा, सब में जाएगा। तो इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं आप अलाउ करोगे, बिल्कुल अलाउ करोगे। एक सिंपल सा बॉन्ड है, सिंपल सी शेयर है, इंडिविजुअल्स कह रहा है कि नहीं अलाउड होगा, बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल्स अलाउड नहीं होंगे तो कौन अलाउड होगा। ऐसे बोल रहा होगा शायद कि कंपनीज नहीं, इंडिविजुअल्स भी अलाउड है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये जबरदस्ती का नेगेटिव स्टेटमेंट है। दिस इज इनकरेक्ट। वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, थ्री इज करेक्ट, हाँ सॉरी, वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, फोर इज करेक्ट, आंसर इज डी। क्लियर हो गया भारत बॉन्ड ईटीएफ का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिल जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनके हाथ में एक बॉन्ड आ जाएगा, लिक्विडिटी मिल जाएगी। डिपेंड करेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को, मैंने समझा ही दिया। जो लोग सपोज करिए इस चीज को चलते हुए कि हमें प्राइवेट कंपनी में बॉन्ड नहीं खरीदने हैं, प्राइवेट कंपनी पे हम विश्वास नहीं करते हैं, सरकारी पे विश्वास करते हैं, हमें सरकारी में पैसा डालना है, तो वो लोग जो पहले पैसा नहीं डाल रहे थे अब वो भी डालने लगेंगे। तो डिपेंड हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इंडिया में। और स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेड होता ही है, हमने ऊपर पढ़ा ही था, पूरे दिन ट्रेड कर लो, 24 घंटे ट्रेड कर लो, तो उस चीज में भी ये हेल्पफुल है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेयर बायबैक। शेयर बायबैक, नाम से पता चल रहा है शेयर का बायबैक कर रहे हैं आप। ठीक है जी। तो रीपरचेज है, ये शेयर को आप वापस से खरीद रहे होते हैं। व्हेन अ कंपनी बाइज इट्स ओन शेयर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द ओपन मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, शेयर का बायबैक। It can be used for disinvestment of PSUs. Yes. Company purchases the shares from the owners. Yes. Share buyback reduces the assets of the company. ठीक है, समझ लीजिए इसको किस तरीके से है ये। मान लीजिए एक कंपनी है कोई, ये एक कंपनी है, वही ले लेते हैं भारत पेट्रोलियम में, सपोज करिए इसमें गवर्नमेंट का शेयर है 10% का। अब गवर्नमेंट को अगर इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो एक तरीका तो क्या है कि अपने 10% को मार्केट में बेच दे। दूसरा बहुत बड़ा तरीका क्या है कि ये भारत पेट्रोलियम को ही बोल दे कि मेरे से 10% खरीद लो। तो भारत पेट्रोलियम जब गवर्नमेंट से 10% खरीद लेगा तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें क्या हो गई, खत्म हो गई। भारत पेट्रोलियम का क्या हो गया, उसका शेयर वापस आ गया उसके पास। तो शेयर का बाय बैक कर लिया भारत पेट्रोलियम ने, गवर्नमेंट से भारत पेट्रोलियम के शेयर का क्या कर लिया, बाय बैक कर लिया। और गवर्नमेंट का क्या हो गया, भारत पेट्रोलियम में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। करेक्ट। और इससे क्या हुआ, एसेट्स रिड्यूस हो गए। क्यों, क्योंकि भारत पेट्रोलियम के पास कुछ पैसा था उसके बदले, जो गवर्नमेंट को दे रखे थे उन्होंने शेयर्स, उसके बदले भारत पेट्रोलियम के पास कुछ पैसा था, अब वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो एसेट्स ऑल्सो रिड्यूस्ड, क्योंकि ये देना पड़ेगा ना पैसे वापस, अगर 10% बाय बैक कर रहे हो तो आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो रिड्यूस हो गया क्या, एसेट्स। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें, करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इम्पैक्ट बॉन्ड्स। इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसी कोई चीज जहां पे इम्पैक्ट आपको अचीव करना हो, जहां पे आउटकम ओरिएंटेड चीज हो, रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग हो, उसके बारे में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो सब्सक्राइब बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं करती है। ऐसे काम कौन करते हैं, रिस्क इन्वेस्टर्स करते हैं, जो जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है, उनको ये चाहिए भाई अच्छा सा आउटकम चाहिए हमें, हमसे पैसा ले लो लेकिन हमें बढ़िया सा आउटकम ला के दो। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं इम्पैक्ट बॉन्ड, जहां पे आप बोलोगे कि ठीक है ये इम्पैक्ट हम क्रिएट करेंगे, ये चीज हम कर रहे हैं, आप हमें पैसा दे दो, वी विल क्रिएट दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट एंड वी विल गिव योर मनी बैक टू यू। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा इसमें डालती है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। सपोज करिए कोई सोशल इम्पैक्ट के लिए क्रिएट कर रही है, ठीक है, समवन इज सेइंग कि हम सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हम भारत में जैसे ग्रीन बॉन्ड है ना, ग्रीन बॉन्ड आते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। सपोज करिए कल को एक गौशाला बॉन्ड आ जाता है कि जितनी भी भारत में गौशाला है उन सबको हम क्या कर देंगे, डिजिटलाइज कर देंगे, उन सबके हम काम बढ़िया कर देंगे। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपने बॉन्ड निकाल दिया। अब इस बॉन्ड से जो पैसा है आपने गौशाला में डाल दिया, लेकिन अब वहां पे डालने में जरूरी नहीं है ना, जब आप सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, वो थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, गवर्नमेंट सब्सक्राइब नहीं करती ऐसी चीजों में। प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसेस द बॉन्ड इशुएंस, सही बात है, प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है। रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन आउटकम्स, कुछ आप पहले आउटकम बोल देते हो कि हाँ हम गौशाला को अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, उसके बेसिस पे आप पैसा डालते हो। और रीपेमेंट क्या होता है कि भाई ये हो जाएगा, ये हमारा रीपेमेंट है, इतना हम ठीक कर देंगे उसके बाद हम आपका रीपेमेंट कर पाएंगे, ये चीज हम कर देंगे उसके बाद आपका रीपेमेंट कर पाएंगे, गौशाला से जब इनकम आएगा तब आपका रीपेमेंट कर पाएंगे। तो जो मेजर फोकस होता है वो यहाँ पे किस चीज पे होता है, इम्पैक्ट पे होता है, रेदर देन रिटर्न्स परसेंटेज, ये सब किस बताए किस चीज पे पैसा ज्यादा इंपैक्ट होता है, ज्यादा फोकस होता है इम्पैक्ट पे। तो ये भी क्या है, करेक्ट है।
दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, वही जो मैं अभी बात बोल रहा था, सोशल इम्पैक्ट के इनिशिएटिव्स, है ना। तो किसी को स्किल करना है, कोई हॉस्पिटल्स बेटर करने हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, गौशाला ठीक करनी है, गरीबों में कुछ ऐसे झुग्गियां झोपड़ियां जो है वो पक्की करनी है, तो सोशल इम्पैक्ट की चीजें, डेवलपमेंट की चीजें गवर्नमेंट सब्सक्राइब नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर करता है। पहले से आप आउटकम्स पे बात कर लेते हो, आंसर आ जाता है आपका 2, 3, 4। ठीक है जी। श्योरिटी बॉन्ड, ये देखिए बहुत सारे तरह के ये वो हैं, बस दीज आर जस्ट नेम्स गिवन। आपको ये सब नहीं आता है, इट्स ओके, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने दे दिए तो हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो, मान लो कभी पूछ ले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई निकालते रहते हैं, तो ये चीजें न्यूज में रहती हैं। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं तो देखते हैं ये श्योरिटी बॉन्ड क्या है। नाम से पता चल रहा है कि आपको श्योरिटी है इस चीज की, गारंटी है इस चीज की। तो ऐसी गारंटी देने के लिए, ऐसी श्योरिटी देने के लिए जब कोई बॉन्ड निकाला जाए, उसे बोलते एक तरह से श्योरिटी बॉन्ड। कौन निकालता है जनरली? इंश्योरेंस कंपनीज निकालती है। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है इंडिया का, IRDAI, उसने अलाउ कर दिया था कि श्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं वो आप निकाल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। ठीक है, आर अलाउड टू इशू सिक्योरिटी बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यही है इसका करंट अफेयर का न्यूज, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। इट कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर बैंक गारंटी, नाम से पता चल रहा है गारंटी ये प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको बैंक की गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है। तो जब बैंक गारंटी ना दे रहा हो आपको, ऐसे मान लो, तो आप श्योरिटी बॉन्ड इशू करके आप ये गारंटी दे सकते हो। ठीक है, इट विल रिड्यूस द इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, सही बात है। देखिए यही होता है, जिस चीज की आप गारंटी नहीं दे सकते उस पर आपको बहुत हाई कॉस्ट मिलती है, उस टाइम आपको बहुत हाई कॉस्ट पे पैसा मिलता है। सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना 1 लाख रुपए दे दे, लेकिन ना कुछ गारंटी नहीं है कि मैं तेरे कब पैसे वापस करूंगा, तो आप ये चाहोगे ना कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा दो। लेकिन मैं आपको बोलूं भाई ये 1000% गारंटी है, ये मेरी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, इसकी चाबी रख ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो ये बोल दोगे भाई एक काम कर, 1% पे ले ले, तुझे एक काम कर 0 पे ले ले, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो आपके पास मेरी गाड़ी की चाबी है, तो आपके पास श्योरिटी है, आपके पास गारंटी है कि भाई मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा। तो आप तो क्या हो गया, मुझे पैसा उठाने में जो कॉस्ट आनी थी वो कम हो गई। इसलिए तो हम जब क्या पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जब कोलेट्रल हम रख रहे हैं कहीं, तो हमें वहां से थोड़ा सस्ते में लोन मिलता है। जब हम कोलेट्रल के बिना लोन लेते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन, वो थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट में मिलता है, क्योंकि वहां पे रिस्क क्या है, ज्यादा है। तो रिड्यूस करेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, करेक्ट, 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 आंसर हो गया डी। आगे बात समझ, इतना ही है ये। चलिए जी आगे चलते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, दीज आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ बोन्स, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ दीज, उतने समझिएगा, उससे ज्यादा नहीं समझिएगा। जैसे अगला क्या है आपका, फॉर्मोसा बॉन्ड है। फॉर्मोसा बॉन्ड क्या है ये? ठीक है, ताइवान ने एक बॉन्ड इशू किया था जो डिनोमिनेटेड था जिस करेंसी में, वो ताइवान की करेंसी नहीं थी, बस इट इज इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, SBI ने इसको रिसेंटली इशू कर दिया था कुछ पैसे उठाने के लिए, US डॉलर में इसको डिनोमिनेट कर दिया था। जो ताइवान का एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट कर दिया, उससे जो पैसा आया वो SBI ने उठा लिया, उस पैसे को SBI ने अपनी किसी उसमें डाल दिया। तो कौन करता है इनको? सो सिंगापुर इनको इशू करता है? नहीं। ताइवान इशू करता है? हाँ। सिंगापुर डॉलर में इशू होते हैं? नहीं। ताइवान डॉलर में इशू होते हैं? नहीं। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया आपका? टू ओनली सी। अब बताइए, नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, बट ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर हमें कवर करना है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आपने कहीं में भी 365 में या मंथली मैगजीन में कभी पढ़ा हो, तो अब आपको अगेन यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो क्या होता है फॉर्मोसा बॉन्ड? ताइवानियन, ताइवान इसको इशू करता है, ताइवान के एक्सचेंज पे इशू होता है। ठीक है, लेकिन करेंसी जो होती है वो ताइवानियन डॉलर नहीं होती है, कुछ और करेंसी होती है। तो जैसे SBI ने जब किया तो US डॉलर में कर दिया। ठीक है जी, वहां से जो पैसा मिला वो हमने उठा के अपने पास रख लिया, SBI ने पास रख लिया अपने। इस तरीके से ये होता है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन है ना, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन है। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन द गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, बिल्कुल करेक्ट है, गिफ्ट सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार।
चार पांच चीज़ों के चलते बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है गिफ्ट सिटी। यहाँ पे अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं बाहर से। यहाँ पे आईएफएससीए जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है। यहाँ पे अभी एसवीबी में से जो पैसा निकाला वो भी आया यहाँ के बैंक्स में। तो गिफ्ट सिटी इज टू मच इन न्यूज़। थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा गिफ्ट सिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट। इट इज़ द फर्स्ट सच बुलियन एक्सचेंज इन द कंट्री टू ट्रेड फिजिकल गोल्ड। अगेन करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। देखिए होता क्या है ना, इंडिया में अपना गोल्ड तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड बहुत ही ज्यादा है। हमारे सबको गोल्ड चाहिए, पहनना भी है, शादी में भी देना है, सब कुछ करना है। शादी में भी 10 किलो सोना पहन के बैठना है ना। आर्टिफिशियल तो हमें पहननी नहीं है। तो हम ग्लोबल इंपोर्ट में दूसरे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। चाइना हमसे ज्यादा करता है, पॉपुलेशन भी ठीक है, कंपेरेटिव ही है। लेकिन इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड इंडिया में आता कैसे है? ऐसा थोड़ी है कि गोल्ड की अंगूठी बन के आती है, नहीं। आपने सुना होगा ना बचपन में बिस्किट, गोल्ड के बिस्किट। तो वो एक्चुअली में गोल्ड के बार होते हैं। तो उस तरीके से आता है, बिस्किट नहीं होते वो। बिस्किट मतलब वो जस्ट वो स्मगलिंग की भाषा में यूज करते हैं। गोल्ड के बार इंडिया में आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया में इसको बहुत ही ना टाइट रेगुलेशंस हैं इस पे। सिर्फ कुछ ही ऐसी वो है एजेंसीज हैं कह लीजिए जो इंपोर्ट कर सकती हैं गोल्ड को। वो आगे क्या करते हैं, ज्वेलर्स को उन गोल्ड को बेच देती है। ऐसे इस तरीके से इंडिया में गोल्ड चलता है। अब क्यों, अब ये मतलब बहुत ही ज्यादा इशू है भाई कि इंडिया इतना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। तो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये कहाँ लॉन्च हुआ, गिफ्ट सिटी में। ये क्या करेगा, ये फैसिलिटेट कर देगा इंडियन बुलियन मार्केट को, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर्स को बोलेगा कि भाई आप इसमें डील कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो इंपोर्टेड गोल्ड का। आप यहाँ पे आओ और डायरेक्ट एक्सेस ले लो जो भी इंपोर्टेड गोल्ड है। तो जो भी पूरा इतने सारे मिडिलमैन से होके गोल्ड जा रहा था, जो भी इशू हो रहा था, उसको पूरे को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। क्वालिफाइड ज्वेलर्स को बोला जाएगा, भाई क्वालिफाइड ज्वेलर्स कौन से हैं, पीसीजे है, तनिष्क है, ये लोग क्वालिफाइड ज्वेलर है। तो ये आए और इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंटरनेशनल वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में है, वहां पे सारे इंडियन लॉज नहीं लगते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस टू इंपोर्ट गोल्ड, ये यहाँ पे अब ज्वेलर्स को मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है गोल्ड की, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए। और सबसे पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। ज्यादा जानने की जरूरत है ना, इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। Term of appointment as fixed by the central government while appointing, not exceeding 5 years and eligible for reappointment। ठीक है। जनरली 3 साल के लिए किया जाता है। 5 साल के लिए कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही आंसर आपका ठीक हो गया। ठीक है जी। नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, नहीं ऐसा नहीं है। 5 इयर्स तक एक बार के में कर सकते हैं, फिर अगर दोबारा करना तो रीअपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये इनकरेक्ट है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इनकरेक्ट है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है जी। 117 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैंक रिक्वायर प्रायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बैंक को अपने यहाँ कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, उनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ये चीज। ठीक है जी, पहला आंसर हो गया करेक्ट। पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इज अंडर ड्यूअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। अगेन बिल्कुल सही है। पीएसबीज आज भी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की ड्यूअल रेगुलेशन के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, करेक्ट है। जैसे आज भी क्या है इंडिया में, अगर किसी डायरेक्टर को अपनी पोस्ट हटाना है, बैंक डायरेक्टर को, तो आरबीआई नहीं हटा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटाएगी। अपॉइंट करना तो आरबीआई नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देखा ना वो, जो हमने कल देखा था, नई बॉडी बनाई है, उसके थ्रू बीबीबी की जगह जो बॉडी बनाई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट बोर्ड ऐसा कुछ करके जो बनाया है, तो उसके थ्रू करती है। ठीक है। तो मर्जर कराना है बैंक्स का, कौन कराता है, आरबीआई थोड़ी कराता है, गवर्नमेंट कराती है। सुना ना आपने, पीएसबी का मर्जर करा दिया। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के रेगुलेशंस के अंडर इंडिया में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आरबीआई इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, 100 का 100% सही है। ये 100 का 100% स्टेक आरबीआई का किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेडीली डिक्रीज इन द लास्ट 5 इयर्स। नहीं, स्टेडीली डिक्रीज कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो स्टेडीली डिक्रीज, तो जहां भी स्टेडीली डिक्रीज स्टेडीली इंक्रीज आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी इनकरेक्ट। यहाँ पे आंसर हो गया आपका ए।
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, कहाँ तक हमें करना है आज, 120 तक कर लेते हैं, चलिए। आरबीआई एक 1934 स्पेसिफाइज टू कीप सम कंटिंजेंसी बफर। ये बात बिल्कुल ठीक है यार, एक कंटिंजेंसी बफर आरबीआई में होता है, सेक्शन 47 के अंतर्गत इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या बोली जाती है कि आरबीआई के पास एक थोड़ा सा बफर अपना होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली जाती है, सरप्लस जो है आप वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दोगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक बफर कंटिंजेंसी बफर, इमरजेंसी बफर बनाओ, उसके बाद जो भी सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो। द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च करेगी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इट मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। यस, इट इज करेक्ट, आंसर इज डी। इसलिए अभी जब क्या हुआ रिसेंट में, कंटिजेंसी बफर आरबीआई का बहुत ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस कंटिजेंसी बफर को कम करो, ठीक है। अब कम करो इसको, मान लो पहले था सपोज फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 500 करोड़ का, अब गवर्नमेंट ने बोला इतना इतना बफर का क्या कर रहे हो, इसको 300 करोड़ करो, तो 200 करोड़ सरप्लस बच गया, 200 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब 200 करोड़ गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट उसको आगे इन्वेस्ट कर देगी, जनता में दे देगी, स्कीम चला देगी, तो वो पैसा किसके हाथ में चला जाएगा, जनता के हाथ में। जनता के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है जी। कौन सी कमेटी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे कौन सी कमेटी बनी थी, बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कौन थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उन्होंने क्या बोला था कि आप अभी कंटिजेंसी बफर थोड़ा ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, इसको आपको मैक्सिमम 5.5 से 6.5% होना चाहिए, जितना आपका बैलेंस शीट है उसका 5.5 से 6.5% आपका कंटिजेंसी बफर होना चाहिए, तो इसको थोड़ा आप कम करो। आरबीआई थोड़ा ज्यादा कर रहा था इसको, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से बिमल जालान जी ने बोला कि आपको करना चाहिए, आंसर विल बी डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेट मार्केट। डेट मार्केट में एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया भाई, ठीक है, देखते हैं क्या है लिक्विडिटी क्राइसिस ऐसा। इट में बी कॉज टू डिफॉल्ट इन द डेट मार्केट, सही बात है, कहीं भी डिफॉल्ट कर जाएंगी कुछ चीजें तो वहां पे लिक्विडिटी का क्राइसिस आ ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट में बी कॉज ड्यू टू एफपीआई रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट, ये बात भी सही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो इंडियन मार्केट से बाहर भागने लगे, अपनी अपनी चीजें निकाल के, अपने पैसा निकाल के बाहर भागने लगे, करेक्ट, अपने बॉन्ड बेच के बाहर भागने लगे, तो इंडियन बॉन्ड मार्केट क्रैश करने लगेगा, लिक्विडिटी का क्राइसिस आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट में रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही बात है, हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा ऐसे टाइम पे अगर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया तो, हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा। आरबीआई में डू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस, बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या करेगा, अगर लिक्विडिटी कम है तो लिक्विडिटी पंप कर देगा मार्केट में, सिंपल है, ओके। तो दिस इज 1 2 3 4, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसको रोक ले यहीं पे आज, 120 तक हो गए, चलिए ये भी निपटा लेते हैं, नीचे वाला भी निपटा ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, देखिए ऐसे है कि सपोज करिए एफपीआईज हैं बहुत सारे, ठीक है, और वो इंडिया से अपना पैसा लेके भागना चाहते हैं, तो इनके पास जो भी सपोज करिए बॉन्ड्स थे या शेयर्स थे, ये क्या बोलेंगे, हम इनको बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सबने बोला हम इनको बेच रहे हैं। तो जब आप इनको बेच रहे हो, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको खरीदना चाहेंगे, तो जब इनको खरीदना चाहेंगे तो यहाँ पे मार्केट में उसका क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा ना। ये लोग अपने पैसे इसमें डाल देंगे, जो पैसा यहाँ पे होना चाहिए था, लिक्विडिटी मार्केट में होनी चाहिए थी, वो कहाँ चली गई, एफपीआई के पास चली गई, एफपीआई उसको लेके बाहर भाग गया, तो इंडिया में क्या हो गया, लिक्विडिटी का क्राइसिस हो गया। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो, सपोज करिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेगा आरबीआई जनता से, उसके बदले पैसा दे देगा, लिक्विडिटी चली जाएगी, लिक्विडिटी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात क्यों आ रही है, हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी, कब एफपीआई भागेगा इंडिया से, जब इंडिया में इंटरेस्ट रेट लो है, तब तभी तो एफपीआई भागेगा, तो उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, एफपीआई को लगेगा अरे चलो 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 चीजें ठीक है, नहीं भागते हैं इंडिया से, तो इसलिए ये वाला पॉइंट था, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आरबीआई's liability would reduce to the extent the old note does not come to the banking system। देखिए बिल्कुल सही बात है, इसको समझाता हूँ कैसे। सपोज करिए आरबीआई ने 1,000 रुपए का नोट बंद होता है ना, हाँ, 1,000 रुपए के 10 नोट इशू कर रखे थे, तो आरबीआई की लाइबिलिटी कितनी थी, 10,000 रुपए। अभी वापस आए सपोज करिए 8 ही नोट, तो अभी वापस कितने आए, 8,000 रुपए। इसके बदले 2-2 हजार के 4 नोट आरबीआई ने वापस इशू कर दिए, तो 8,000 रुपए इशू कर दिए, ठीक है। पहले तो 10,000 रुपए थे, अभी 8,000 करने पड़े, तो जो 2,000 बैंक में आरबीआई के पास वापस नहीं आए,
वो आरबीआई का क्या हो गया, जो ये लाइबिलिटी थी 10,000 की, इसमें से 8,000 की लाइबिलिटी है अब, तो 2,000 की लाइबिलिटी आरबीआई की कम हो गई। तो जितने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आए, उतनी आरबीआई की लाइबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर, जो जिसके पास ब्लैक मनी है, वो अपने ब्लैक मनी अभी क्या चाहेगा कि ठीक है यार, मैं इस पे जो भी टैक्स वैक्स देना था, कुछ करना था, वो कर कुरा के अपने इसको ठीक करता हूँ। तो यहाँ से कहाँ जाएगा पैसा, बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा वापस से, पब्लिक सेक्टर के पास आ जाएगा। ठीक है जी। डिक्रीज इन लिक्विडिटी, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों के पास पैसा था, अब लोग उस पैसे को बैंकों में जमा करवा रहे हैं, उसके बदले निकाल आप थोड़े से पैसा सकते हो। लॉन्ग टर्म में डिजिटल पेमेंट बढ़ा देगा तो वैसे भी आप ज्यादा पैसा नहीं निकालते हो, तो ओवरऑल लिक्विडिटी क्या हो जाती है मार्केट में, डिक्रीज हो जाती है। इस वाले पॉइंट से भी उठा सकते हो, जितना पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं आया, जो ब्लैक मनी था, जो दिक्कत थी, अब वो क्या हो गया, अब वो सारा का सारा पैसा इनवैलिड हो गया। जो 1,000 के नोट मार्केट में पड़े रह गए वो पड़े रह गए। तो ये क्या है, डिक्रीज इन लिक्विडिटी। अब तो वो चलेंगे नहीं, तो जो ओवरऑल लिक्विडिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले 10,000 थी, भी 8,000 हो गई, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था एग्जाम्पल से। तो हियर 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने पड़ेगा, तो किसको कल कर लेते हैं, या तो हम्म क्योंकि थोड़ा सा वो मॉनेटरी बेस वाली चीजें आ गई है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूंगा M0 M1 M2 क्या होता है। वैसे देखिए बहुत सिंपल सा है। करेंसी मैंने पहले बताया था, नोट होते हैं और कॉइन होती है। मॉनेटरी बेस क्या होता है, जो करेंसी पब्लिक के पास है, प्लस जो करेंसी बैंक के पास है, प्लस बैंक का वो पैसा जो आरबीआई में है, ये तीनों चीजों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, मॉनेटरी बेस हो जाएगा। ठीक है। तो मॉनेटरी बेस में क्या क्या आता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, यस। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक से कहाँ होता है, आरबीआई के पास होता है, यस। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, यस। ठीक है। तो वोल्ट कैश, सॉरी, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ये करेक्ट है। वोल्ट कैश क्या होता है, वोल्ट कैश होता है, ये एक बैंक है, ठीक है, ये अपना एक वोल्ट बना के रखते हैं, है ना, मान लो एक तिजोरी बना के रखते हैं, उसमें कुछ पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं, सपोज करो सुबह सुबह बैंक खुला, आप चले गए अपना मुंह लेके, बोला आपने भाई मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दो। अरे बैंक तो सुबह सुबह खुला ही था, उसके पास कहाँ से 2 करोड़ रुपए आएंगे, अभी तक कोई सुबह डिपॉजिट करने नहीं आया। आप तो चले गए अपना मुंह उठा के कि भाई 2 करोड़ रुपए दे दो। तो बैंक के पास कहाँ से पैसा आएगा, बैंक खोलेगा अपनी तिजोरी, अपना वोल्ट, उसमें से निकालेगा 2 करोड़, बोलेगा लो। तो ये जो पैसा वोल्ट में होता है, ये भी किस चीज में काउंट होता है, मॉनेटरी बेस में। तो 122 का आंसर हो गया डी। ठीक है जी। है रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कमर्शियल बैंक का रिजर्व, रिजर्व में जो पैसा है वो कौन कौन सा होता है, all deposits of public, government securities held by banks, cash held by bank in their vaults, money deposited with आरबीआई। अभी देखिए कॉमन सेंस से सोल्व करिए। आप सोचिए कि एक बैंक है, बैंक ने रिजर्व में अपना कौन सा पैसा रखा है, यार जो डिपॉजिट पब्लिक से आया, अगर बैंक उसको रिजर्व में डाल देगा पूरे के पूरे को, पूरा है ना, ओल, अगर जो पूरा का पूरा पैसा है वो बैंक ने अपने रिजर्व में डाल दिया, तो वो क्या लेंड करेगा आगे, कुछ लेंड नहीं करेगा, कुछ पैसा कमाएगा नहीं, तो ब्याज कहाँ से देगा पब्लिक का, तो नहीं, वन तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बैंक, सही बात है, ये उसकी, ये तो आप सुनते ही हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लेता है। कैश हेल्ड बाय बैंक इन देयर वोल्ट, ये मैंने वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में समझाया था। मनी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, तो रिजर्व होता ही है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी। अब बताइए आपको इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत थी, या फिर आपको इसके लिए कोई बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, कुछ बहुत ही मेजर ऐसे टेक्निकल चीज पता होनी चाहिए थी, नहीं। ज्यादातर क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं, ओनली इफ वी कीप आवर आईज ओपन। चलिए आगे देखते हैं। Money can be created in the economy in which of the following ways? फुल रिजर्व बैंकिंग एंड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। देखिए बोल रहे हैं कि पैसा इकोनॉमी में कैसे क्रिएट होता है। अब फिर से आप वही बात सोचिए, फुल रिजर्व बैंकिंग, जितना पैसा आ रहा है बैंक में वो पूरा का पूरा रिजर्व में रखवा दो तो नया पैसा क्रिएट हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा भाई? जितना पैसा बैंक में आ रहा है, सपोज करिए 1,000 रुपए बैंक में आए, वो पूरे के पूरे उठा के आपने रखवा दिए रिजर्व में, आगे लैंड क्या करेगा बैंक, जीरो। लैंड नहीं करेगा तो इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से देगा, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट कहाँ से देगा, दे नहीं पाएगा तो बैंक तो मना कर देगा, भैया हमारे यहाँ पैसे मत दे के जाना। तो फुल रिजर्व बैंकिंग से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई मनी क्रिएट नहीं होगा, सारा पैसा पड़ा रहेगा, वॉट्स में सड़ जाएगा। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, सही बात है, थोड़ा पैसा जमा करा दो, थोड़ा बाकी पैसा लेंड करा दो, सही है बिल्कुल। Consider the following statements regarding money multiplier. It increases with the increase in reserve requirements of the bank. Money multiplier, देखिए मनी मल्टीप्लायर वापस से वही चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए कैसे काम कैसे करती है ना इकोनॉमी। आपके सपोज करिए 100 रुपए,
आपने 100 रुपये अपने डाले किसी बैंक में, ठीक है, एक बैंक के अकाउंट में। ये बैंक से किसी इंसान ने लोन लिया, तो इसके पास 100 रुपये आ गए। अब इसके पास भी 100 रुपये थे, इसके पास भी 100 रुपये थे। इसने 100 रुपये की खरीद ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट ने इसको आगे फिर किसी को 100 रुपये दे दिए, उसमें क्या बोलते हैं, सपोज करिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो अब किसी बिल्डर के पास सपोज करिए वो 100 रुपये आ गए। तो आप देख रहे हैं आपके 100 रुपये भी कहीं नहीं गए, इसके 100 रुपये भी कहीं नहीं गए, और इसके पास भी 100 रुपये आ गए। दिस इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में, जबकि इनिशियली एक ही नोट था वो, लेकिन अब वो अलग अलग पॉकेट्स में जा रहा है। दिस इज हाउ मनी इज मल्टीप्लाइंग। आगे बात समझ। तो और अब सोचो आप कि अब बैंक को बोल दो कि पैसा सारा रिजर्व में डालना है, तो कहाँ से मनी मल्टीप्लाई होगा। तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। आप बैंक को बोलो कि ये 100 रुपए है, इसमें से आपको 50 रुपए डालने हैं रिजर्व में, तो ये 50 रुपए तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में जा ही नहीं पाएंगे ना। अगर आप बोलो कि 10 ही डालने हैं, तो अब बैंक के पास 90 रुपए हैं डालने के लिए, तो ये ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा ना। तो अगर ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, पढ़ी लिया हमने। इट इंक्रीजेज विद मॉनेटरी बेस, इट डिक्रीजेज विद मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस का कोई लेना देना होता नहीं है। आप सिंपल से फंडे याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। मनी मल्टीप्लायर जो है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है आपका कि आपकी मनी सप्लाई कैसी चल रही है इकोनॉमी में। अगर मनी सप्लाई बढ़िया चल रही है तो सब बढ़िया है। तो ये मॉनेटरी बेस के चक्कर में ज्यादा पड़िए मत। अगर मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला बड़े बड़े सिखाते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, ऐसे करके होता है। मॉनेटरी बेस मतलब वही स्टार्टिंग में करेंसी कितनी थी, जो हम 100 रुपए की बात कर रहे थे ऊपर। तो जैसे अभी हमने देखा कि अलग मान लीजिए बार बार लैंड होके 300 रुपये हो गया मनी सप्लाई, ठीक है, और मॉनेटरी बेस था 100। तो ये कितना हो गया मनी मल्टीप्लायर इस केस में, 3 हो गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मॉनेटरी बेस पे क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मॉनेटरी बेस अगर बढ़ता है तो मनी सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझिए, समझा देता हूँ चलिए, नहीं तो आप डाउट में रहेंगे। 100 रुपये आपके पास थे स्टार्टिंग में, सपोज करिए 100 रुपये क्या है आपका, मॉनेटरी बेस है, ठीक है। ये 100 रुपये की करेंसी आपके पास, तो आपकी मॉनेटरी बेस है। और इस टाइम पे 100 रुपये आपकी मनी सप्लाई है। बात सही हो गई। तो इस टाइम पे मनी मल्टीप्लायर क्या है, 100/100, एक। कुछ मनी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब ये 100 रुपये बैंक में गए, इससे बैंक से फिर ये किसी इंसान के पास आए, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गए, फिर किसी इंसान के पास आए। तो अभी आपका मनी सप्लाई कितना है, 100 100 100, 300। मॉनेटरी बेस कितना है, 100। नोट तो एक ही है। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 300/100, 3 हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज करिए कि 200 के नोट है, ठीक है। तो इस केस में क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों मनी मल्टीप्लायर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 का नोट ये है, 100 का नोट ये, टोटल मनी सप्लाई कितनी हो गई, 200। टोटल मॉनेटरी बेस कितना हो गया, 200। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1। अब जब सपोज करिए ये दोनों जा रहे हैं, 200 रुपये गए, फिर ये 200 रुपये किसी और के हाथ में गए बैंक से, फिर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, फिर किसी के हाथ में 200 रुपये गए, तो टोटल कितना हो गया, 200, 200, 200, टोटल 600। मॉनेटरी बेस 200, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है, 3। समझ में आई बात, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे मॉनेटरी बेस बढ़ता है तो मनी सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बढ़ गया ना, देखो मॉनेटरी बेस बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ गई ना। तो इसलिए ये जो मनी मल्टीप्लायर है, इसका मॉनेटरी बेस से कुछ इफेक्ट नहीं होता। आप सिंपल याद रखो, मेरे को सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने में मजा आता है, तो सिंपल ही चीज याद रखो आप। अगर इस तरीके से रिजर्व रिजर्व कम होकर अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी, तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। आगे बात समझ। इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, ये इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करेगा ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। क्लियर, पूरा मैथमेटिक्स हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मॉनेटरी बेस, इनमें से क्या मॉनेटरी बेस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ मोर क्रेडिट बाय बैंक, पब्लिक विड्रॉइंग मोर कैश फ्रॉम द बैंक। अभी समझ में आया मॉनेटरी बेस कैसे इंक्रीज होता है, अभी समझाया मैंने। 200 के नोट हैं अगर, तो मॉनेटरी बेस 200 है। 100 का नोट है तो मॉनेटरी बेस 100 है। तो मॉनेटरी बेस कब इंक्रीज होता है, जब हार्ड करेंसी इंक्रीज हुई। तो मोर क्रेडिट जो बैंक बना रहा है, बैंक पैसे थोड़ी छाप रहा है, इससे क्या इंक्रीज होगा, इससे मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, इससे मनी का मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, मॉनेटरी बेस इंक्रीज नहीं होगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ, आ गया समझ। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे सपोज करो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस किया था ना, इन दोनों को एक्सचेंज करो। मॉनेटरी बेस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब, मनी सप्लाई अपॉन मनी मल्टीप्लायर, राइट। तो ये दोनों
क्योंकि एकदम पैरेलली बढ़ते हैं तो मॉनेटरी बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा, या तो 200/2, 300/3, हर केस में 100 ही आएगा निकल के। तो मॉनेटरी बेस सिर्फ तब बढ़ेगा जब नया पैसा प्रिंट होके मार्केट में आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी। ठीक है, ओके 127 देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर, सी करेंसी डिपॉजिट रेशो और रिजर्व डिपॉजिट रेशो। तो देखिए वापस से वही चीज है, दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों चीजें रिजर्व है। अभी मैंने समझा दिया कि करेंसी आपके यहाँ पे कितनी आ रही है, करेंसी डिपॉजिट रेशो पे भी डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा पब्लिक, करेंसी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना, कितनी करेंसी डिपॉजिट हो रही है बैंक में, वो होती है करेंसी डिपॉजिट रेशो। तो ये बढ़ेगा तो लेंडिंग बढ़ेगी, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, ऑब्वियस सी बात है मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। रिजर्व डिपॉजिट रेशो, इसकी भी बात सही है, अगर रिजर्व ज्यादा तो ये कम, अगर रिजर्व कम तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा। तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो 127 का आंसर सी हो गया। अब देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे फर्स्ट से सॉल्व हो रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। Consider the following regarding money supply. It can be increased by increasing the money multiplier. मनी सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया। अभी लगाया है फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, सही बात है। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मॉनेटरी बेस, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर पहले मॉनेटरी बेस 100 था तो मनी सप्लाई 100 थी, अगर मॉनेटरी बेस 100 + 100 हो गया तो मनी सप्लाई कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, ये बात भी मैंने समझा दी आपको। इस फॉर्मूले को चेंज भी करोगे तो भी ये हो जाएगा। ये देखो क्या था, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस था। अब मनी सप्लाई का फॉर्मूला पूछ रहा है तो इट इज मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो इनमें से कुछ भी बढ़ा लो, मनी सप्लाई तो बढ़ेगी। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल हो गया एकदम। बताइए, बेसिक मैथमेटिक्स है। चलो जी, सी आंसर। अगला देखते हैं। इन द पैंडेमिक ईयर आरबीआई इंक्रीज द रिजर्व मनी, RBI increased the reserve money, but it did not translate into a commensurate increase in money supply. Okay, this could be because of, क्या बोल रहा है कि आरबीआई ने मन ये तो बढ़ाया, रिजर्व मनी तो बढ़ाया। रिजर्व मनी का मतलब, रिजर्व मनी इज अनदर नेम फॉर मॉनेटरी बेस। ये बातें याद रखते रहो बस। अगर ये बातें याद है ना तो सिंपल है। और ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी बेस तो बढ़ाया लेकिन मनी सप्लाई नहीं बढ़ी। क्या क्या पढ़ा था हमने, मॉनेटरी बेस बढ़ा है लेकिन मनी सप्लाई नहीं बढ़ी है। क्या पढ़ा था हमने, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस, यही पढ़ा था ना। सही बात है। तो मॉनेटरी बेस बढ़ रहा है फिर भी मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, इसका क्या मतलब है, मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ा होगा, या मनी मल्टीप्लायर रेदर कम हुआ होगा। देखो अब, समझ रहे हो ना यार, बेसिक मैथ तो नहीं समझाना पड़ेगा। 6 इज इक्वल टू, सपोज करो 6 × 1। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको 1 को 2 कर दिया, तो ये 12 होना चाहिए था लेकिन ये अभी भी 6 है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 × 2 हो गया होगा ना, ये कम हो गया, 6 से 3 आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके देखो अब पहले ऑप्शन देखो, मनी मल्टीप्लायर रिमेन्स डिप्रेस्ड, रिमेनिंग डिप्रेस्ड, मनी मल्टीप्लायर कम रहा है, परफेक्ट। राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी का जो डिपॉजिट का रेशो है, यानी कि लोग जो बैंकों में पैसा डाल के जा रहे हैं, वो बढ़ रहा है। और तीसरा क्या है, बैंक्स पार्किंग फंड्स विद आरबीआई अंडर रिजर्व रेपो। अब क्या हो रहा है कि आरबीआई तो कह रहा है, आरबीआई तो ज्यादा पैसा छाप रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो पैसे सारा का सारा जाके वापस बैंक में डाल दे रहे हैं, और बैंकों से पैसा जो है वो बाहर सामने लैंड हो नहीं रहा है, बैंक से पैसा कोई उधार ले नहीं रहा है। तो आरबीआई कितना भी छाप ले, अगर बाहर पैसा लैंड ही नहीं होगा, जहां से पैसा जाएगा ही नहीं, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा ही नहीं। लोग अपने हाथ में पैसा रखना ही नहीं चाह रहे हैं, लोग वापस जाके बैंक में डाल दे रहे हैं पैसा, तो वापस से हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। और लास्ट है कि बैंक पार्किंग फंड्स विद आरबीआई अंडर रिजर्व रेपो, ये भी सेम है। बैंक्स भी ये सोच रहे हैं, भैया कोई लेंड नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं इस पैसे का, मुझे कहीं तो इसको ढालना पड़ेगा। तो कोई आगे मेरा पैसा लेके नहीं जा रहा है तो चलो मैं आरबीआई में पार्क कर देता हूँ पैसा। तो इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, जो मनी मल्टीप्लायर इनटू इफेक्ट आना चाहिए था वो आया ही नहीं, पहले में तो डायरेक्टली और इन दोनों में कॉन्सेप्चुअली। करेंसी डिपॉजिट रेशो बढ़ता जा रहा है, लोग अपने हाथ में पैसा रखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो बैंक में पैसा जाता जा रहा है, बैंक में पैसा जाता जा रहा है, तो कहे का मनी मल्टीप्लायर। सिमिलरली जो बैंक में पैसा आना चाहिए था, वो बैंक को आगे लैंड करना चाहिए था लोगों को, वो उठा के आरबीआई में डाल दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया
डी। चलिए जी आगे देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि इट चेंजेस द मॉनेटरी बेस। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन करो तो मॉनेटरी बेस चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगला है इट चेंजेस द मनी सप्लाई। ठीक है, ये तो दोनों ही ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? वही जो आरबीआई करता है, टू इंटरवीन इन द मार्केट। तो ठीक है, सपोज करो आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करे तो मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई, ये सब चेंज हो जाएगी। क्योंकि सपोज करो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल दी, मान लो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों से खरीद ली, तो लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा चला गया तो मॉनेटरी बेस बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इट चेंजेस द मनी मल्टीप्लायर। तो वापस से वही चीज है। अब देखिए, अब बोल रहे हैं चेंजेस दी मनी मल्टीप्लायर। देखिए अब यहाँ पे फिर वापस से समझिए कि देखिए मनी सप्लाई चेंज हुई, लेकिन मनी मल्टीप्लायर क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर तो अभी इफेक्ट में आया ही नहीं ना। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मॉनेटरी मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। अब ये बढ़ा है पैरेलली दोनों, तो मनी मल्टीप्लायर क्या रहेगा? कांस्टेंट। सिंपल है, देखिए एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? मनी सप्लाई कैसे बढ़ी? पहले सपोज करिए लोगों के पास 100 रुपए थे। ठीक है, अब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो क्या कर दी? खरीद ली लोगों से। तो खरीद ली तो क्या हो गया? लोगों के पास पैसा आया। तो सपोज करिए लोगों के पास 200 रुपए आ गए और। ठीक है, तो अब मनी सप्लाई कितनी है? 300। मॉनेटरी बेस कितना है? 300। मनी मल्टीप्लायर कितना रहेगा? सेम टू सेम। मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर तब बढ़ता है जब लोग पैसा उठा के बैंक में डाल के आएंगे, तब बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर। उससे पहले नहीं बढ़ रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कितना भी कंफ्यूज आपको कोई करा ले, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई? इसमें से क्या मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है? मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, ओके, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद अदर कमर्शियल बैंक्स, मनी लाइंग विद द सेंट्रल बैंक, एंड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। ओके, तो इसमें मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, देखिए बोल रहा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? जो सप्लाई में मनी चल रहा है, जो पैसा सप्लाई में है, सप्लाई में, कहीं पड़ा हुआ है तो कैसे नहीं, जो पैसा सप्लाई में है। ओके, तो सबसे पहला बोल रहा है कि मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट। ये तो कोई पार्ट हुआ ही नहीं फिर। ये तो गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है, तो पड़ा है तो नहीं पार्ट है। नो, सो दिस इज नॉट अ पार्ट। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद अदर कमर्शियल बैंक्स, सेम बात। कमर्शियल बैंक का पैसा दूसरे कमर्शियल बैंक में पड़ा है। अभी हमें ये नहीं बताया ना इसने कि वो लैंड कितना हो रहा है। जो पैसा लैंड होएगा, जो पैसा आगे जाएगा, वो है मनी सप्लाई का पार्ट। अंदर पड़ा है तो फिर क्या मतलब है? ये भी नहीं। मनी लाइंग विद द सेंट्रल बैंक, ये भी नहीं। ये सब है ही नहीं मनी सप्लाई का पार्ट। फिर लास्ट में क्या है? ये समझ में आ गया ना? सेंट्रल बैंक को आप पैसा डाल दो, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? आपको रिजर्व रेपो पे इंटरेस्ट रेट देता रहेगा उसका, और कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड लास्ट है डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। अब ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा ही है, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। तो जो पैसा जनता का होता है, जनता का जो पैसा है, यही है मनी सप्लाई, ऐसे मान लो आप। तो चाहे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा हुआ हो, चाहे ये बैंक में हो, चाहे ये बॉन्ड्स में हो, कहीं भी हो, जो जनता का पैसा है वो मनी सप्लाई है। क्योंकि ये जो बाकी पैसा है, ये जो है, ये जो पैसा है, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट कहाँ से आएंगे? जनता के पास से ही आएंगे ना। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? जनता ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी होगी तभी आया होगा ना। तो ये जो सारा है, ये ऑलरेडी हमने मनी सप्लाई में काउंट कर लिया है। दिस इज ऑलरेडी काउंटेड अंडर द जनता वाला हेड। जनता के पास पैसा, तो ये गया तो जनता से ही है ना। तो इसलिए हम इसको काउंट करेंगे इन मनी सप्लाई, बाकी किसी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सारा तो पड़ा हुआ है। और ये है वो जो जनता का पैसा है, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। इसको ऐसे समझो, अम, ये 100 रुपए है। ठीक है, ये 100 रुपए सबसे पहले एक बैंक में आए। ये किसी इंसान के पास थे। ठीक है, ये 100 रुपए एक बैंक में आए। फिर इस बैंक ने इसके सपोज करो 50 रुपए दे दिए सेंट्रल बैंक को, और 30 रुपए डाल दिए किसी दूसरे बैंक में, इंटर बैंक, और 20 रुपए की खरीद ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और 20 रुपए चले गए गवर्नमेंट के पास। अब बताओ, इसमें से कोई भी पैसा इकोनॉमी में वापस नहीं आया ना। ऐसे समझ लो। हो गया क्लियर अब?
कोई भी पैसा इसमें से इकोनॉमी से वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो मनी सप्लाई कितनी है, यही है ना मनी सप्लाई। तो आ गया समझ? सिंपल। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सिंपल कर लेना चाहिए। फटाफट चार्ट बनाओ, देख लो क्या चल रहा है। आगे बात क्लियर? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका? 1 2 एंड 3। चलिए जी आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इनमें से क्या मनी सप्लाई का पार्ट है? कैश एंड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, परफेक्ट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हेल्ड बाय पब्लिक, बॉन्ड का क्या करेंगे? मनी, मनी चाहिए, पैसा। नहीं, ये नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पब्लिक, सेम बात। शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक, सेम बात, अभी समझाया मैंने। कैश एंड डिपॉजिट, कैश तो मेरे हाथ में ही, तो ये तो मेरा मनी सप्लाई है ही। और डिपॉजिट, क्योंकि वो दिखाता है कि ये मेरा हार्ड कैश है। तो सिर्फ जनता का जो डिपॉजिट है, बैंक का डिपॉजिट नहीं, बैंक कहीं भी डाले पैसा, कोई मतलब नहीं हमें उससे। जनता का जो, जनता के हाथ में जो पैसा है वो मनी सप्लाई है भैया। क्लियर? तो जी व्हाट इज द आंसर? वन ओनली। चलिए आगे। Consider the following regarding open market operations. Outright open market operations are directed at influencing enduring liquidity. ये तो लिखा ही इतना बढ़िया स्टेटमेंट है कि मैं काटू ही ना। इतनी बढ़िया इंग्लिश कोई बनाता है अपने आप से? खैर, ये बोल रहा है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किए जाते हैं। हाँ भाई सही बात है, और क्यों करेगा? इसीलिए करेगा। आरबीआई इसलिए तो करता है कि चलो ठीक है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, बेच ली, लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस हो जाए। फिर दूसरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस टारगेट द टेम्पररी लिक्विडिटी इन द मार्केट। अभी देखिए ये उसमें आपको फंसा रहा है कि क्या होती है परमानेंट लिक्विडिटी, या एंड्योरिंग लिक्विडिटी, या लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, और क्या होती है टेम्पररी लिक्विडिटी। आपको सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। आपको एक सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ तो लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस हुई, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। ओके जी, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया? सी। ओके, इफ आरबीआई इज पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आरबीआई ज्यादा पैसा डाल रहा है तो इसमें से क्या सही होने वाला है? मॉनेटरी बेस बढ़ जाएगा। बताइए जी, आप खुद ही बताइए अब। आरबीआई ज्यादा पैसा पंप कर रहा है, आरबीआई कर रहा है ना, आरबीआई नया पैसा लेके आ रहा है, आरबीआई पंप कर रहा है, मॉनेटरी बेस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पहले भी बताया, 100 रुपए थे, नए 100 रुपए आरबीआई ने दे दिए, चलो जी 200 हो गए। मनी सप्लाई बढ़ेगी, 100 रुपए थे जनता के हाथ में, अब 100 रुपए और आ गए, बिल्कुल बढ़ेगी। मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा जी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, 200 डिवाइड बाय 200 एक, मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा। आप हमें कॉन्सेप्ट पता है। आरबीआई की बैलेंस शीट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, नया पैसा आ गया, 1 2 का 4। देखा? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की ताकत देखी। चलिए जी आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए तो उसके उसके बारे में समझने के लिए बोल रहा है। पहला है, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी विल डिक्लाइन। देखिए अब ध्यान से समझिए, अगर आप सपोज कर एग्जाम में बैठे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनकम वेलोसिटी क्या होती है, कोई ऐसी टर्म आ गई जो आपकी नहीं पड़ी हुई थी, ओके, अब इसको ऐसे समझिए, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, ठीक है, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग, स्पीड। मनी की स्पीड एक इकोनॉमिक क्राइसिस में कैसी होगी, बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो कि मुझे नहीं पता है। ये एग्जाम है, क्वेश्चन सोल्व करके लेके जाएंगे अभी आपके सामने। इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इकोनॉमी में क्राइसिस आया है पैसे का, इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई है, तो पैसे की जो गति है, स्पीड है, वो कम होगी कि बढ़ेगी? बताओ मुझे। ऑब्वियस सी बात है ना कि कम होगी। तो आपको नहीं पता इनकम वेलोसिटी क्या होती है, तब भी मनी की इनकम वेलोसिटी क्या होती है आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। आप सिंपल सोचो बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में, इकोनॉमी इज अबाउट कॉमन सेंस, इकोनॉमी इज अबाउट कॉमन थिंकिंग, इकोनॉमी इज अबाउट बेसिक थिंकिंग। मनी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्यों? अब समझो इनकम वेलोसिटी क्या होती है, वही है, जितना ज्यादा पैसा आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी मनी की। ठीक है, जितना ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता रहेगा, जितना ज्यादा पैसा हाथ हाथ पर हाथ बदलता रहेगा, उसी को बोलते हैं मनी की इनकम वेलोसिटी। तो ये जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा तो नहीं होगा, या तो लोग अपना पैसा पार्क करके छोड़ देंगे, या लोग अपना पैसा सेविंग्स में डाल देंगे। क्लियर? तो
दिस इज income velocity of money will decline. Correct. Increase in reserve money can compensate for the fall in velocity of money. रिजर्व मनी मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, क्या होता है रिजर्व मनी? द मॉनेटरी बेस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मॉनेटरी बेस को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो वो फॉलिंग जो वेलोसिटी है मनी की उसके लिए कंपेंसेट कर सकता है। इसको वैसे वापस से समझ लो जैसे हमने पहले समझा था कि सपोज करो ये मॉनेटरी बेस है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मनी मल्टी मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मनी मल्टीप्लायर, सॉरी मनी सप्लाई अपॉन मनी मल्टीप्लायर। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब ये हमें एक चीज समझ में आ रही है कि वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है जी, तो ये बोल रहा है कि क्या इसमें हम इस तरीके से कंपेंसेट कर सकते हैं कि हम रिजर्व मनी बढ़ा दें, मॉनेटरी बेस बढ़ा दें। तो मनी सप्लाई वॉज हिट, मनी सप्लाई का फॉर्मूला था मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो मनी मल्टीप्लायर नहीं हो पा रहा है, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी नहीं हो पा रही है। तो आप मॉनेटरी बेस अगर बढ़ा दोगे तो क्या आप मनी सप्लाई बढ़ा सकते हो? हाँ, बढ़ा तो सकता है। अगर आप मनी मल्टीप्लाई आपका नहीं हो रहा है तो आरबीआई क्या करता है यार, बहुत सिंपल है, वापस से इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट समझो। अगर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जनता पैसे को लेके कॉन्शियस हो रही है, जनता में पैसे को लेके मारामारी हो रही है, और उस टाइम आरबीआई क्या करता है, नया पैसा छाप देता है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में। पेंडेमिक के टाइम पे क्या हो रहा था, इकोनॉमी में डिमांड नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम इंटरेस्ट रेट ऐसे कर रहे थे कि भैया आप ज्यादा लेंड ले लो, ज्यादा पैसा उठा लो आप किसी तरीके से। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हाथ में पैसा डाल रही थी, किसी किसी फलाना कल्याण योजना के अंतर्गत पैसा, ढिमाका कल्याण योजना के अंतर्गत पैसा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप ये चाहते हो कि लोगों के हाथ में किसी तरीके से पैसा चला जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए किसी तरीके से। और यहाँ पे भी वो सेम बात बोल रहे हैं कि अगर आरबीआई जो है वो मॉनेटरी बेस बढ़ा देगा, रिजर्व मनी बढ़ा देगा, तो क्या वो जो फॉल इन वेलोसिटी हो रहा था, जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी, उसके लिए कुछ कंपेंसेशन हो सकता है? हो सकता है। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता कैन एंटायरली कंपेंसेट तो गलत हो जाता। लोग फिर भी ना डिपॉजिट करें, तुम क्या कर लोगे? लोग फिर भी उस पैसे को उठा के घर में रख लेंगे, तो तुम क्या कर लोगे? तो एंटायरली कंपेंसेट नहीं कर सकता है, बट कुछ हद तक कंपेंसेट कर सकता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आई डोंट बिलीव इन रेक्टिफाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इकोनॉमी एटलीस्ट। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल लीड टू इमीडिएट इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इमीडिएट इंक्रीज में से किसकी वजह से होगा? ठीक है, पहला है इंडिविजुअल्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द परचेजिंग इन द प्राइमरी मार्केट। इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज करना है मनी सप्लाई को, तो इंक्रीज इनमें से किसकी वजह से होगा? अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा तो कम हो जाएगा ना, तो वो पैसा डाल देगा वापस, पैसा गवर्नमेंट को दे देगा जो उसके हाथ में था। तो नहीं, पहला तो गलत है। बैंक परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो जो बैंक का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला गया, वो पैसा वैसे लेंड करने के लिए यूज होता, तो ये भी गलत है। बैंक परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट, ये बिल्कुल ठीक है। बैंक अगर पब्लिक से खरीद रहा है तो यानी कि बैंक पब्लिक को क्या देगा, पैसा देगा वापस उसके बदले, तो पब्लिक के हाथ में पैसा चला गया, मनी सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज हो गई। लॉन्ग टर्म रेपो बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन नाम ही है यार, लॉन्ग टर्म है। रेपो ऑपरेशन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। हमें चाहिए था इमीडिएट इंक्रीज, लॉन्ग टर्म में तो दिक्कत हो जाएगी। अभी देखिए, व्हाई इज द फोकस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन एन इमीडिएट इंक्रीज? बात यह है कि ये जो पैसा सपोज करो इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो गवर्नमेंट अपने पास रख के उसका अचार थोड़ी डालेगी, थोड़ी टाइम बाद वो भी इकोनॉमी में लेके आएगी पैसे को, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसलिए इसने इमीडिएट बोला। लॉन्ग टर्म में तो ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, सब बढ़ाएंगे, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे सिर्फ ये बढ़ाएगा। ये लॉन्ग टर्म में क्यों? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया है, गवर्नमेंट को योजना लेके आएगी, योजना के अंतर्गत पैसा देगी, तब जाके वो लोगों के हाथ में आएगा करप्शन से बच बुचा के। सेम बात इसमें है, बैंक ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, अब गवर्नमेंट को योजना लेके आएगी, योजना थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर खाया जाएगा, फिर जाके पब्लिक के हाथ में आएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो दिस ऑल विल इंक्रीज, बट इमीडिएट, व्हाई द फोकस ऑफ द क्वेश्चन इज इमीडिएट? व्हाई डू आई ऑलवेज से टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली? अगर यहाँ पे होता विल लीड टू, विड अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो फिर इसका आंसर हो जाता है जी डी, मतलब कि 1 2 3 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी का टूल। देन ये तो सही बात है, आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट, सही है। स्टेरिलाइजेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, सही है। ये तो सब आप बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है जी, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट यूपीएससी जनरली पूछता नहीं है, तो आप अगर
कभी कंफ्यूज हो रहे हैं ना इन चीजों को लेके, तो उनको ना रिप्लेस कर देना। सेकेंडरी मार्केट वैसे आपका ओपन मार्केट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके सेकेंडरी मार्केट में करे जाते हैं जनरली, क्योंकि उसको ओपन मार्केट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी। अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ ना कि यार सेकेंडरी मार्केट क्या था, प्राइमरी क्या था, उस वर्ड को ही हटा देना, तब भी ज्यादा कुछ ऐसे चेंज नहीं होगा उस चीज का। मान लो मैं उसको हटा ही दूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक प्लेस इन द मार्केट, तो सही बात है, वही मार्केट में हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, अब यूपीएससी इतना करता नहीं है किस किस्म का प्राइमरी दे देगा। यूपीएससी जनरली डजंट डू दैट। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है जब आप सबसे पहले जगह खरीदते हो, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल पे। समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल पे पैसा सिक्योरिटी खरीदी जाती है, बॉन्ड खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब वो जनता के पास आ गया, अब जनता से वो घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, ये सारा है सेकेंडरी मार्केट। तो जब प्राइमरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे जब होता है, तब होता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया आंसर आपका डी। Consider the following statements regarding market stabilization bond. They are treasury bills and dated securities. RBI is empowered to issue MSBs. The interest payment on these bonds is made by government from its budgetary resources. सब कुछ ठीक है, सारे करेक्ट है। इसके थ्रू आरबीआई क्या करता है? देखिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए कोई बॉन्ड लेके आया जा रहा है। आरबीआई क्या करता है? जो टी बिल होते हैं आपके, ट्रेजरी बिल होते हैं, उनको जनता को देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेक्ट हो गई, ट्रेजरी बिल। डिडेड सिक्योरिटीज भी हो सकती है, ट्रेजरी बिल भी हो सकते हैं, कोई भी तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। करेक्ट। दूसरा क्या है? कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन इस पे इंटरेस्ट पेमेंट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि गवर्नमेंट करेगी। आरबीआई क्यों करेगी भाई? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। ट्रेजरी बिल किसकी होते हैं? आरबीआई के थोड़ी होते हैं। आरबीआई तो बस उनको सेल कर रहा है, इशू कर रहा है बल्कि। राइट, ये कुबेर वुबेर पे जाके खरीद लोगे आप, जो भी होगा। तो आरबीआई तो जस्ट डूइंग दैट। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट ही देगा ना भाई, गवर्नमेंट की बॉन्ड है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट एंजॉय करेगी उस पैसे को, आरबीआई क्यों बेचारा बेफालतू में फंसेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब आप बताइए, इसको गलत काट सकते हैं क्या? कैश, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ कैश आरबीआई ने बोल दिया कि रिजर्व में रखो बैंकों को। क्यों बोला होगा? मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए बोला होगा कि भाई आपका कल को कुछ क्रैश हो जाए, जनता पैसा वापस ना करे, तो आपके पास कुछ हो सब संभालने के लिए। बाकी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए तो है ही। जिस दिन लगे लिक्विडिटी कम करनी है, सीआरआर बढ़ा दो। जिस दिन लगे मनी सप्लाई चाहे वो इंक्रीज करना है, सीआरआर घटा दो। आरबीआई कैन चेंज द सीआरआर टू एनी लेवल विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट्स। ये कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट है। आरबीआई जब सीआरआर के साथ खेलता है, तो इट वर्क्स अंडर द आरबीआई एक्ट, और उसके अंतर्गत आरबीआई के पास अल्टीमेट पावर है। वो सीआरआर को कुछ भी लेके जा सकता है, 0 पे भी ला सकता है, 100 पे भी लेके जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। देयर इज नो फ्लोर एंड सीलिंग लिमिट व्हेन इट कम्स टू सीआरआर, बट व्हेन इट कम्स टू एसएलआर देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, एंड द मैक्सिमम लिमिट इज जस्ट 40। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। ये फैक्ट कह लो, ये फैक्ट है, याद रखना। सीआरआर जो है उसकी लिमिट जो है वो कोई फ्लोर सीलिंग लिमिट नहीं है, आरबीआई जितना चाहे कर सकता है। एसएलआर की है, इट इज 40%। ठीक है जी, तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ पे भी सी हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं 140 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वापस से सीआरआर। इट इंश्योर्स सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन द बैंक। सही बात है, कल को बैंक वैंक क्रैश होने लगे तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिएगा। इंश्योर्स सॉल्वेंसी, वही मैं बोल रहा हूँ, बैंक कल को कुछ पैसा मरने की वजह से, कुछ पैसा आपका एनपी हो गया, कुछ लेंडिंग आपकी एनपी हो गई, उसकी वजह से पता चले बैंक का दिवालिया निकल जाए, ऐसा ना हो, तो इस चीज में भी हेल्प करता है। इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड क्या मतलब हुआ इसका? कि देयर वाज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद फंड। 100 रुपए डिपॉजिट के आए, उन 100 रुपयों पे बैंक को तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। देखिए समझिए, 100 रुपए बैंक में आए, इस पे मान लो सपोज करो 5% का इंटरेस्ट रेट था, तो 5%, तो 5 रुपए तो देने पड़ ही रहे हैं। लेकिन इसमें से 50 रुपए चले गए रिजर्व में, और आगे 50 रुपए की आप लेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 50 रुपए थे, इन पे, ये जो अब सीआरआर में आ गए हैं, इस पे कुछ इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। नहीं तो अगर इसको लेंड करते तो इस पे मिल जाता ना। तो ये क्या है? दिस इज अ कॉस्ट ऑफ फंड। ये बैंक के लिए कहीं ना कहीं एक कॉस्ट है, दिक्कत है बैंक के लिए, बैंक को एक कॉस्ट कर रही है ये चीज।
ठीक है जी। तो बैंक के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है कि पैसा बनाने के लिए कुछ खर्च, पैसा बनाने के लिए कुछ कॉस्ट, वो बैंक की बढ़ जा रही है अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो। ठीक है जी। या फिर सीआरआर जो भी है इट इज अ कॉस्ट फॉर द बैंक, नहीं तो बैंक उसको लेंड करता है और पैसे बनाता है। बैंक अर्न इंटरेस्ट रेट ऑन सीआरआर। नो, यही तो पॉइंट चल रहा है। अगर सीआरआर पे भी इंटरेस्ट रेट कमा लेते तो वो कॉस्ट ऑफ फंड बनता ही ना फिर तो वो उससे भी पैसा आता। अभी क्या है, उससे पैसा ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए इट इज अ कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पर्पस ऑफ स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। कोई भी स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसका पर्पस क्या है? टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस दैट द बैंक कैन क्रिएट। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि बैंक जो है वो कितने लोन देंगे आगे। बढ़ा देगा एसआरआर को तो क्या लोन दोगे, फिर कुछ भी नहीं। टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक्स सेफ एंड लिक्विड। अच्छा अच्छा, ये उस तरह का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी एक बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन है। ये यूपीएससी ने एक बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है। और इंडियन इकोनॉमी में जो पर्पस होता है स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का, वो एक ही दिया जाता है कि भाई तुम, सेंट्रल बैंक जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर सके कि कितने एडवांसेस होंगे। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। ये जो बाकी चीजें हैं कि लोगों के डिपॉजिट को सेफ बनाना, लिक्विड बनाना, प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, है तो बकवासी है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वोल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। वोल्ट कैश अलग होता है, सीआरआर से वोल्ट कैश का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत है। ओके, और पीपल के डिपॉजिट सेफ इस वजह से नहीं होते हैं कि आपका स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है। करेक्ट, इस बात से कोई उसका लेना देना नहीं है। पीपल के डिपॉजिट इस बात से सेफ होते हैं कि आगे पैसा कितना बनता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ओनली ए। देखिए दोबारा समझाता हूँ अगर कुछ समझ नहीं आया इसमें। आरबीआई ने अगर सीआरआर, कोई भी स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाई या घटाई, तो इससे सिर्फ क्या फर्क पड़ता है? इस चीज पे फर्क पड़ता है कि बैंक के पास कितना पैसा बचा लेंड करने के लिए। तो ये डायरेक्टली इस चीज को कंट्रोल करता है कि कितना एडवांस हो रहा है। बाकी ये चीजें कि बैंकों को प्रॉफिट ना बनाने दो, पागल थोड़ी आरबीआई कि बैंकों को कहेगा कि तुम प्रॉफिट ना बनाओ। भाई भाई, बैंक खुला है तो प्राइवेट बैंक है, उसको प्रॉफिट बनाना है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कैसे चलेगा? वो एसी का खर्चा कैसे निकलेगा जो मैनेजर के कमरे में लगा है, प्रॉफिट नहीं बनेगा तो। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव, देखिए क्या है, वोल्ट कैश बिल्कुल अलग चीज है। सीआरआर का पैसा वोल्ट कैश में कब से जाने लगा भैया? सीआरआर ये थोड़े कहते हैं कि आप वोल्ट में पैसा डालो, ये तो अपना बैंक का खुद का पैसा है। जितना वो वोल्ट में रखना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, सुबह पता चले सुबह उठे और लंबी लाइन लगी पड़ी है। ओके, और टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक लिक्विड। पीपल के डिपॉजिट बैंक में लिक्विड कैसे हो जाएंगे? एसआरआर से, एसआरआर बढ़ाने से। कह रहा है ना, स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट होने से पीपल के डिपॉजिट लिक्विड कैसे हो जाएंगे? वो तो जमा हो गए अंदर जाके। करेक्ट, लेस लिक्विड हो गई ये चीज तो आंसर इज वन ओनली। ये तीनों कट जाएंगे आपके। 142, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एमपीएफ दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन हुआ था जी 2015 में। हाँ, 2015 में। उसके हिसाब से पूछ रहा है कि आरबीआई और जो साइन हुआ था इसका क्या 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 इसके पॉइंट्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी। सही बात है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? प्राइस को स्टेबल बनाती है। ये तो करती है प्राइस स्टेबिलिटी। कितना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन होना चाहिए, सारा का सारा किस चीज से डिसाइड होता है? मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड होता है। तो इट इज अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, राइट, तो मॉनेटरी पॉलिसी की फेलियर है वो। देयर इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट फॉर इन्फ्लेशन दैट आरबीआई नीड्स टू अचीव। सही बात है, 4 ± 2, तो ये ± 2 क्या है? दिस इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। सही बात है, कमिटी बैठती है, काम करती है। इफ आरबीआई फेल्स टू अचीव द टारगेट इट नीड्स टू सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग रीजंस ऑफ फेलियर। बिल्कुल सही है, आरबीआई को बताना पड़ता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड भी होता है, शायद कितने क्वार्टर, अगर उतने क्वार्टर तक वो इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इन्फ्लेशन ब्रीच कर रही है, तो आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिटर्न रिपोर्ट देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका आंसर हो गया डी। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ये वही है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। और किस किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पूरा हुआ था? उर्जित पटेल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। द ऑपरेटिंग टारगेट इज द मनी मार्केट रेट। वही उसी को बोल रहा है, मनी मार्केट रेट इज अनदर वर्ड फॉर रेपो रेट।
तो इसी को तो टारगेट करता है सबसे ज्यादा। रेपो रेट आप सुनते होंगे ना, अभी जैसे पिछले पिछले 10-11 महीने से आरबीआई 300 बेसिस पॉइंट के आसपास, 250 से 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा चुका है रेपो रेट को। तो हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंत में सबसे जो मेन कोर प्रिंसिपल है वो रेपो रेट का ही होता है। आरबीआई ट्राइज टू कीप द ऑपरेटिंग टारगेट अराउंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड रेट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग टारगेट है कि किस टारगेट पे चलना है उसे, वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आसपास लाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई इज नॉट बाउंड टू डू एनी सच थिंग। आरबीआई का सिर्फ अपना सिंपल सा फंडा ये होता है कि मैं इसको इस तरीके से करूँ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकूं। ये बोल रहा है कि अगर, ये समझ लो क्या बोलना चाह रहा है, ये इस तरीके से बोल रहा है कि अगर सपोज करो आरबीआई ने आर इसको रेपो रेट को बढ़ाता गया तो जो बैंक है आगे उसको भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बैंक का भी इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ रहा है। अब बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जनता जो है वो बैंक में अपना पैसा डालेगी। बैंक में पैसा डालेगी तो ऐसा ना हो कहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालना कम कर दे, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो पैसा यील्ड आपका दे रही थी वो कम हो जाए, ये बोल रहे हैं ये। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बचाने के हिसाब से आरबीआई जो वो अपना ऑपरेटिंग टारगेट चलाती है, बिल्कुल गलत है। आरबीआई इज नॉट बाउंड टू डू एनी सच थिंग। आरबीआई का सिर्फ एक फंडा है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करो, इन्फ्लेशन को बैलेंस रखना है, उस हिसाब से वो रिजर्व रेपो रेट को चलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। इफ आरबीआई फेल्स टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट देन इट शुड सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच शुड इंक्लूड, ये तो मैं ऊपर बता ही रहा था। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रीजन फॉर फेलियर बिल्कुल, रेमेडियल एक्शंस क्या लोगे बताना पड़ेगा, एस्टिमेट ऑफ टाइम पीरियड जितने में वो अचीव हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। क्यों फेल हुआ, क्या किया जा रहा है, कब तक ठीक हो जाएगा, तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी। आंसर हो गया डी। Which of the following statements are true regarding the Monetary Policy Committee? It has the authority to decide repo rate, CRR, SLR. Its decision is binding on RBI and, अच्छा ओके दो ही है, ठीक है। तो नहीं, CRR SLR का इसको लेना देना नहीं है। इट डिसाइड्स द रेपो रेट ओनली, नॉट द CRR, नॉट द SLR, नॉट द रिजर्व रेपो। ये कुछ नहीं डिसाइड करता, और ये सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करता है। हमने ऊपर देखा। इसीलिए जब भी कोई भी कमिटी का एंड होता है, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एंड होते हैं, तो उसमें सिर्फ क्या बात होती है कि रेपो रेट को कितना बढ़ाया घटाया। कभी आपने ये सुना होगा सीआरआर एसएलआर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं। दैट्स द वर्क ऑफ द आरबीआई, नॉट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और आरबीआई पे बाइंडिंग होता है, बिल्कुल सही है। तो बी हो गया आंसर। वाइल डिसाइडिंग द रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन चीजों को ध्यान रखती है रेपो रेट को डिसाइड करते टाइम? इन्फ्लेशन को, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखेगी भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ को, बिल्कुल सही बात है, इसको भी ध्यान रखेगी। रुपये की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को नहीं, ये हमारा इंटरनल फैक्टर है। हमारी इन्फ्लेशन, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, दीज आर इंटरनल फैक्टर। आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है थ्रू रेपो रेट। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू रेपो रेट। तो दिस इज एन इंटरनल मैटर। रुपये का अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज एन एक्सटर्नल मैटर, उसको नहीं टारगेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इट जस्ट टैकल्स इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये काम करेगा आरबीआई, ये आरबीआई करेगा। अगर रुपी जो है वो ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, उठा के डॉलर बेच देगा मार्केट में, रुपी खरीद लेगा, तो हो जाएगा वो। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, एक्सचेंज रेट का कोई लेना देना नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, टॉकिंग अबाउट टारगेटिंग इन्फ्लेशन। तो इट विल टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट द एक्सचेंज रेट्स। Consider the following statements regarding Monetary Policy Committee and its members. 3 members are appointed by the central government and 3 are appointed by the RBI board. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है इसका। देखिए इसमें कौन कौन होता है। सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर होते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी वाले डिप्यूटी गवर्नर, बहुत सारे डिप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। तो उसमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं, डीजी मॉनेटरी पॉलिसी, ये होते हैं इसमें। एक होता है सेंट्रल बोर्ड का मेंबर। सेंट्रल बोर्ड का मेंबर होता है कि कौन होता है, एक सेंट्रल बोर्ड से आता है, और 3 आते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, 3 आते हैं गवर्नमेंट से, 3 मेंबर। तो जो सेंट्रल बोर्ड ये कह रहे हैं ना, सेंट्रल बोर्ड वाला, ये एक ही होता है। बाकी ये दोनों तो एक्स ऑफिशियो हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो ये नहीं होते हैं। 3 आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, नो 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 नो, ओनली 1 इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। डीजी एमपी इज 1 पक्का मेंबर एंड आरबीआई गवर्नर इज पक्का मेंबर, एंड दिस 3 आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो इसलिए दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट है ना। फिर दूसरा बोल रहा है कि द 3 members appointed by the central government hold office for a period of 4 years। हाँ ये करेक्ट है, शायद ये करेक्ट है। हाँ 4 साल के लिए ही होता है। एक बार चेक करिएगा, शायद 4 साल के लिए ही होता है। देयर शुड बी एटलीस्ट 6 meetings of the MPC in a year। नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, 4, मिनिमम 4 होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम 4 होनी चाहिए। अभी अभी क्या है कि एक क्वार्टर में एक बार तो बैठ ही जाता है, मतलब ये है कि एक क्वार्टर में आपको एक बार बैठना ही है। तो इस हिसाब से 4 होती है, 4 क्वार्टर हो गए ना एक साल में, तो इस हिसाब से 4 मीटिंग होती है। तो इससे ज्यादा कर सकता है लेकिन मिनिमम 4 तो करनी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर सी हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये वापस से वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ से आप पैसा ले सकते हो? आरबीआई से ओवरनाइट, जब बैंक पैसा लेता है कुछ इमीडिएट चीज को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए, जब एसएलआर उनका डिप कर रहा है उस चीज को ठीक करने के लिए, अगर इमीडिएट बेसिस पे ओवरनाइट कोई पैसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेता है, उसी को बोलता है। देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरनाइट, सही है। बैंक कैन डिप इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। हाँ, एसएलआर कम करके ले सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ भी मेजर दिक्कत आ रही है बैंक को, तो एक रात के लिए ओवरनाइट ये उसके पास फैसिलिटी होती है कि वो अपने एसएलआर में से पैसा निकाल के एसएलआर को कम करके आरबीआई से बोरो कर सकता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आता है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो आपको वो मिल ही गया ना, एक सेफ्टी वॉल्व मिल गया। अच्छा, 3 ही है। जो मेन था वो तो पूछा ही नहीं, इस पे चौथा पॉइंट ये ऐड कर लो कि ये रेपो रेट से हायर उस पे मिलता है। जो इसमें इंटरेस्ट रेट होता है वो 25 बेसिस पॉइंट हायर होता है रेपो रेट से। ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है, ये पूछेगा और यूपीएससी पूछेगा तो। ठीक है, तो क्या क्या चीज हमने पढ़ी इसके बारे में? एमएसएफ कब लिया जाता है? जब बैंक को एकदम से कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, ओवरनाइट कोई लिक्विडिटी शॉक लग गया, तो ले सकता है। कैसे ले सकता है? आरबीआई से ले सकता है, ओवरनाइट के लिए ले सकता है, एसएलआर को कम करके ले सकता है। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक, ऐसे नहीं कि जीरो पे ले आया, बट एक सर्टेन लिमिट तक उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए एसएलआर को कम करके वो ले सकता है। अब तुम एसएलआर को कम कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी ही ये है 25 बेसिस पॉइंट की, कि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट उस पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो यूपीएससी यहाँ पे क्या बना देगा, इसको बना देगा इंटरेस्ट फ्री कर देगा कि एमएसएफ के अंतर्गत, क्योंकि आरबीआई को और कन्विंस भी करेगा आपको कि क्योंकि आरबीआई को बैंक की मदद करनी है, बैंक को एकदम दिक्कत आ गई है, और इसीलिए ना फ्री में पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, लेता है वो इंटरेस्ट रेट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल और एट आरबीआई's डिस्क्रिशन एंड नॉट बैंक। इसमें से क्या आरबीआई डिसाइड करता है, बैंक डिसाइड नहीं करता है? आरबीआई के डिस्क्रिशन पे इसमें से कौन सी चीजें हैं? ठीक है जी, तो आर अवेलेबल एट आरबीआई's डिस्क्रिशन एंड नॉट बैंक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो पूछा है रिजर्व रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें से क्या आरबीआई के डिस्क्रिशन पे है? ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, जब आप रिजर्व रेपो आपको कब मिलता है, यानी कि जब आप आरबीआई से लोन ले रहे हो, तो ये बोल रहा है कि आरबीआई से बैंक कितना भी लोन उठा सकता है? नहीं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। रेपो और रिजर्व रेपो ये तो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होंगे ना। रिजर्व रेपो रेट का क्या मतलब है कि बैंक जो है वो आरबीआई में पैसा डाल रहे हैं और आरबीआई इनको वापस इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ये मतलब है। तो ये कह रहा है कि बैंक जो वो कितने पैसा डाल सकते हैं आरबीआई में, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है नहीं। ये तो आरबीआई आरबीआई बताएगा ना कि भाई आप कितना पैसा यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो जो रेपो रेट है और जो रिजर्व रेपो रेट है, ये दोनों होते हैं आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमने अभी ऊपर देखी, एमएसएफ, वो होती है बैंक के डिस्क्रिप्शन पे कि बैंक को कब चाहिए। बैंक जब जब बैंक को दिक्कत आएगी तभी वो लेगा ना भाई एमएसएफ, नहीं तो क्यों फालतू में पैसा देगा? आरबीआई थोड़ी आपको ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप अब डालो एमएसएफ में पैसा। दिस तो आरबीआई कैन नॉट डायरेक्ट, राइट? तो एमएसएफ डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, एसडीएफ डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, व्हेन डू दे वांट इट। ओके, एंड आरआरआर, मूवी वाला नहीं, आरआरआर डिपेंड्स अपॉन द discretion of RBI and RR also. Reserve repo rate and reserve repo rate both depend upon the discretion of RBI, and these two depend upon the discretion of the banks. It is up to the bank when they want and when they do not. लेकिन रिजर्व रेपो में इट इज अपॉन आरबीआई, वो कह सकता है, वो दे सकता है, वो बोल सकता है बैंक्स को करने को, वो फोर्स कर सकता है बैंक्स को करने को, जब उसको लिक्विडिटी को मैनेज करना हो। ठीक है, लेकिन बाकी दोनों आर ऑन द
डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, उनको जब चाहिए वो तब लेंगे, नहीं चाहिए नहीं लेंगे। आगे बात समझ। तो आंसर हो गया आपका इसमें वन ओनली। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद भी रखने हैं थोड़े से। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में से कौन करता है? सिंपल सी बात है, आरबीआई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंडक्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, तो उसका सर्वे कौन करेगा? आरबीआई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में लीड टू इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई? इसमें से किस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है? इन्फ्लेशन ज्यादा है। अभी देखो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। तो अगर इसको बढ़ा रहा है तो इसका मतलब बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। आगे बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे? अपना पैसा बैंक में डालो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में हाई होता है तो कब होता है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई हाई है। अब रेपो रेट बढ़ा दिया यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी कि लोगों को तुम बोल रहे हो कि आके अपना पैसा बैंक में डालते रहो, तुम्हें ज्यादा पैसा मिलता रहेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ? देखो पूरा चार्ट समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाए, डिपॉजिट बढ़ाए तो मनी सप्लाई कम हो गई, हाथ में मनी, हाथ में पैसा कम हो गया। इसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन कर्व हो गई। आगे बात समझ। दिस इज द चार्ट। दोबारा समझ लो, रेपो रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाया, डिपॉजिट बढ़ाए तो मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम हो गई। सिमिलरली इसका उल्टा है, रेपो रेट कम करेगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग क्यों अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे? लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डिपॉजिट कम हो जाएंगे, डिपॉजिट कम हो जाएंगे तो मतलब मनी सप्लाई क्या है? बढ़ जाएगा। यहाँ पे साथ साथ में और क्या याद रख लो, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लेंडिंग जो मतलब लोग लेंड कर रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं उससे बैंकों से, वो भी बढ़ जाएगा। इस केस में जो लेंडिंग है वो कम हो जाएगी। ओके, तो मनी सप्लाई क्या है? इंक्रीज हो रहा है। मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ाई जा सकती है ग्रोथ पुश करने के लिए। ठीक है जी। तो रेपो रेट कब आरबीआई इंक्रीज करेगा? जब उसको इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई हो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी हाई है तो भी कर देगा, बिल्कुल सही है। आंसर हो गया सी। ओके। इफ द यूएस सेंट्रल बैंक रेजेस, अच्छा कितना हो गया? वो मैंने 150 तक ही सोचा था। चलो ठीक है, इसको अभी बंद करते हैं, 152 तक हो गया। फिर अगले उसमें आते हैं। 30 क्वेश्चन के आसपास तो हो ही गए होंगे ना, 123 से 152। अरे परफेक्ट, 30 ही हो गए। बढ़िया, चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 153 से, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आई होप 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर